हो चुका है आगाज रन का, अब युग बदलने की तैयारी है। हो चुका आगाज रन का, अब युग बदलने की तैयारी है। सफलता उसी को मिलेगी जिसकी संघर्ष जारी है। सफलता उसी को मिलेगी जिसकी संघर्ष जारी है। हम लोग जो है इस वीडियो में क्लास 10th का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है हमारा संसाधन विकास एवं वर्गीकरण, आज इस वीडियो में कंप्लीट देखने वाले हैं और बहुत मज़ेदार तरीके से और बिल्कुल सरल शब्दों में और बिल्कुल आसान भाषा में। तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग चलते हैं, शुरू करते हैं। देखिए, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी में जो है सबसे पहला चैप्टर हमारा जो है, चैप्टर का नाम है संसाधन विकास एवं वर्गीकरण। संसाधन विकास एवं वर्गीकरण। तो चलिए आइए हम लोग सबसे पहले समझते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक हमारा आता है कि आखिर संसाधन क्या है। चैप्टर का नाम ही है संसाधन विकास एवं वर्गीकरण। तो संसाधन कहते किसे हैं? तो संसाधन किसे कहते हैं? तो जो कुछ भी मानव दो तरह के चीज़ों का उपयोग करता है, एक सजीव और एक निर्जीव। आप सोच लीजिए, समझ लीजिए, देख लीजिए कि हम लोग अपने पूरे जीवन काल में अभी तक जितने भी चीज़ों का उपयोग किया वह दो तरह का था, या तो वो जीवित था या तो निर्जीव। दो ही तरह के चीज़ों का हम उपयोग कर पाते हैं। तो जो जीव हो, जो है जीवित है, वह सजीव कहलाएगा, और जो निर्जीव है, सॉरी, जो है आजीवित है या मरा हुआ है, तो वह निर्जीव कहलाएगा। तो दो तरह का जीवित होगा या तो फिर मृत होगा। तो उसको हम जैव कहेंगे या अजैव कहेंगे। ठीक है। तो पूरे जीवन काल में मानव दो तरह के सजीव या फिर निर्जीव पदार्थ का उपयोग करता है। तो जो कुछ भी मानव के उपयोग में आता है, मानव के उपयोग में जो कुछ भी आता है, संसाधन कहलाता है। दुनिया का हर वह वस्तु, हर वह चीज जो मानव के उपयोग में आएगा, संसाधन कहलाएगा। ठीक है। तो इसका परिभाषा हम लिखेंगे कि वे सभी सजीव एवं निर्जीव पदार्थ, या इसी को हम कहेंगे जैव या अजैव, जैव या अजैव पदार्थ। ठीक है। वे सभी जैव एवं अजैव पदार्थ जो मानव के उपयोग में आता है, संसाधन कहलाता है। ठीक है। जैसे हमारा देखिए मृदा यानी कि मिट्टी। मिट्टी हमारे जो है कृषि के लिए, घर बनाने के लिए कौन सा ऐसा काम है, लगभग काम है, तो जो है मिट्टी का उपयोग, धरती पर ही हम लोग रह रहे हैं तो मिट्टी का जो है हर जगह उपयोग है। सबसे पहले तो कृषि करने में, उसके बाद जो है घर बनाने के लिए, तो मिट्टी का उपयोग। उसके बाद जो है देखिए अगला है जल। जल हमारे सुबह से लेकर के शाम के सोने तक जो भी हमारी दैनिक क्रिया होता है उसमें इसका उपयोग होता है। खाना बनाने से लेकर के नहाने से जो है कपड़ा धोने तक, उसके बाद जो है साफ सफाई से लेकर के हर काम में जो है जल का उपयोग। वायु, वायु के बिना तो जीवन की कल्पना करना ही संभव नहीं है। ठीक है। तो वायु का जो है मानव उपयोग करता है। खनिज हो गया, पौधा, पेड़, पेड़ पौधा। देखिए पेड़ पौधा जब नहीं रहेगा तो हमारा जो है जीवन संभव ही नहीं है। ठीक है। पर्यावरण को संतुलित रखने का काम करता है, तो हमारे उपयोग में आता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है हम लोग छोड़ते हैं, ये जो है उसको क्या करता है, शुद्ध करके ऑक्सीजन बनाता है। उसके बाद जो है मानव, मानव खुद जो है एक प्रकार का संसाधन है। ठीक है। क्योंकि एक मानव दूसरे मानव के उपयोग में आता है। जैसे कि अभी आप जो है देख पा रहे हैं कि आप जो है इस वीडियो के माध्यम से पढ़ रहे हैं, और मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको जो है जितना बेहतर हो सके मैं पढ़ा सकूं, समझा सकूं, बता सकूं। तो क्या हुआ कि आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप जो है हमारे लिए संसाधन, और हम आपको जो है पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, तो हम आपके लिए संसाधन। तो क्या हुआ कि आप हमारे उपयोग में आए और हम आपके उपयोग में। क्यों? क्योंकि अगर आप वीडियो नहीं देखेंगे तो मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा। दूसरी बात, अगर हम वीडियो नहीं बनाएंगे तो आप देखेंगे कैसे? तो इस तरह से एक मानव दूसरे मानव के उपयोग में आ रहा है, तो मानव भी क्या कहलाएगा, एक संसाधन। सबसे महत्वपूर्ण संसाधन मानव ही है। ठीक है। उसके बाद जो है पशु, जितना भी पशु है मानव के उपयोग में आ रहा है, वो क्या कहलाएगा, संसाधन। ठीक है। तो संसाधन कहते किसे हैं, तो वे सभी जो है जैव एवं अजैव पदार्थ जो मानव के उपयोग में आता है,
संसाधन कहलाता है। वे सभी जैव एवं अजैव पदार्थ जो मानव के उपयोग में आएगा संसाधन कहलाएगा। आपको जो कुछ भी दुनिया में दिख रहा है और मानव के उपयोग में आएगा वो संसाधन कहलाएगा। ठीक है। विकास का मतलब क्या होता है, विकास का आखिर अर्थ क्या है? ठीक है, तो विकास का जो अर्थ होता है आपका, ऐसे साधारण भाषा में लोग समझते हैं कि क्या होना, पैसा बढ़ जाना, धन बढ़ जाना, लेकिन केवल पैसा बढ़ जाना, धन बढ़ जाना विकास का जो है अर्थ नहीं हो सकता है। ठीक है, विकास का जो सही अगर अर्थ देखें तो विकास का अर्थ होता है सकारात्मक परिवर्तन। सकारात्मक परिवर्तन, सकारात्मक परिवर्तन, और वह जो है आपका किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। वो धन के क्षेत्र में हो सकता है, ज्ञान के क्षेत्र में हो सकता है, व्यवहार के क्षेत्र में हो सकता है, विचार के क्षेत्र में हो सकता है, भाषा के क्षेत्र में हो सकता है, संस्कृति, कुछ भी हो सकता है। सकारात्मक परिवर्तन होना कहने का मतलब पहले जैसा थे उससे बेहतर हो जाना, उसमें बदलाव जो आए वो सकारात्मक हो। बदलाव दो तरह का होता है, एक आपका सकारात्मक और एक आपका नकारात्मक। तो सकारात्मक जो परिवर्तन होगा वो विकास कहलाएगा। ठीक है, अगर इसके पहले आप जो है 9th में थे और अभी आप 10th में आ गए तो 9th का कुछ ज्ञान सीखे और अभी आप 10th में हैं, तो 10th का जो ज्ञान है, जो कुछ भी है आप सीख रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि आपका जो ज्ञान था वो बढ़ रहा है। पहले की अपेक्षा पहले 9th का केवल जानते थे, अब 10th का भी जानना शुरू कर दिए, तो ये क्या हुआ, आपका ज्ञान में वृद्धि हुआ। 10th के बाद जो है आप क्या करिएगा, 11th में जाइएगा, तो 10th के साथ साथ जो है आप 11th का भी जानिएगा। 11th के बाद जो है आप 12th में जाइएगा, तो 12th का भी आप बहुत सारा चीज़ सीखिएगा। तो क्या हो रहा है, ये आपका ज्ञान धीरे 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 तो ये बढ़ रहा है, तो आपका एक प्रकार का विकास है। कोई व्यवसाय करने वाला व्यापारी है, अगर उसका इनकम जो है 100 रुपया है और ये बढ़ते जा रहा है, बिहान के जो है कल के जो है इसका 120, फिर 150, 200, ऐसे करके क्या हो रहा है, ये बढ़ रहा है। तो ये आपका ये क्या हुआ, सकारात्मक परिवर्तन हुआ। तो जब सकारात्मक परिवर्तन होता है तो वही क्या कहलाता है, विकास। वह किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। तो विकास जो है का शाब्दिक अर्थ हो गया सकारात्मक परिवर्तन। सकारात्मक परिवर्तन का मतलब क्या हुआ कि पहले जैसा थे उससे बेहतर हो जाना। पहले जैसा थे उससे बेहतर होना क्या कहलाता है, विकास कहलाएगा। ठीक है, पहले का वीडियो का क्वालिटी जो था थोड़ा नॉर्मल, अब के वीडियो का जो क्वालिटी है वो क्या हो रहा है, सुधार हो रहा है। तो एक प्रकार का ये क्या है, हमारे लिए ये विकास है। ठीक है, तो विकास का जो शाब्दिक अर्थ हुआ सकारात्मक परिवर्तन, मतलब कहने का कि पहले की अपेक्षा बेहतर हो जाना। अगर आपका जो है घर है 1 तल्ला है, 1 तल्ला से वो 2 तल्ला हो गया, सकारात्मक परिवर्तन हुआ, तो ये आपका विकास कहलाएगा। और ये नहीं कि 1 तल्ला है और उसके बाद जो है ढह जाए, तो क्या हो गया, विकास नहीं कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि नकारात्मक परिवर्तन हो गया। तो हमें आशा है कि आप जितना हम समझाएं उतना समझ में आपको आ गया होगा। एक बार फिर से बताते हैं, वे सभी जो है आपका सजीव एवं निर्जीव, आप इसको जैव एवं अजैव भी बोल सकते हैं। तो सभी सजीव एवं निर्जीव या फिर जैव एवं अजैव पदार्थ जो मानव के उपयोग में आता है संसाधन कहलाता है। विकास किसे कहते हैं, तो पहले की अपेक्षा जो है बेहतर हो जाना विकास कहलाता है। ठीक है, किसी भी चीज में सकारात्मक परिवर्तन आना विकास कहलाता है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग इसके वर्गीकरण में। तो संसाधनों को जो है कई आधार पर बांटा गया है। संसाधन जो है इसका जो वर्गीकरण किया गया है कई आधार पर किया गया है। तो संसाधन का वर्गीकरण, ठीक है, तो सबसे पहला जो है आपका उत्पत्ति के आधार पर। ठीक है, मतलब इसका जो जन्म हुआ एक तरह से किस प्रकार से, तो जन्म के आधार पर कह सकते हैं या उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को बांटा गया कितने भागों में, तो 2 भागों में। सबसे पहला आपका जैव संसाधन और दूसरा आपका है क्या, अजैव संसाधन। जैव के मतलब हुआ सजीव, जैव का मतलब हुआ सजीव, और अ मतलब होता है नहीं, और जैव मतलब क्या, सजीव, मतलब सजीव नहीं, सजीव नहीं, और सजीव नहीं मतलब क्या, निर्जीव। सजीव नहीं मतलब क्या, तो निर्जीव। ठीक है,
अब समझिए, तो संसाधनों का वर्गीकरण उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को बांटा गया है कितने भागों में? 2 भागों में। पहला आपका जो है जैव संसाधन और दूसरा आपका क्या हो गया? अजैव संसाधन। अब जैव संसाधन किसे कहते हैं, अजैव संसाधन किसे कहते हैं? तो वैसा संसाधन जो सजीव हो, वैसा संसाधन जो क्या हो? सजीव हो, यानी कि जीवित हो, ठीक है, जिसमें जीवन हो, तो उसको हम कहेंगे क्या? जैव संसाधन। और वैसा संसाधन जो क्या हो? निर्जीव हो, अर्थात जिसमें जीवन नहीं हो, तो उसे हम कहेंगे क्या? अजैव संसाधन। ठीक है, आगे हम लोग इसको विस्तार से समझते हैं, आगे देखिएगा। चलिए आइए देखिए, जैव संसाधन हमारा जो है क्या है? तो जैव संसाधन। जैव संसाधन वैसा संसाधन जो सजीव हो, वैसा संसाधन जो क्या हो? सजीव हो, उसे जैव संसाधन कहते हैं। वैसा संसाधन जो सजीव हो उसे जैव संसाधन कहते हैं। जैसे में आपका सबसे पहला तो मनुष्य ही सबसे मेन जैव संसाधन जो है, मुख्य जैव संसाधन, वो क्या है? मनुष्य। ठीक है, उसके बाद अगला आपका पेड़ पौधा, पशु पक्षी इत्यादि, ये सभी जो है जीवित है और मानव के उपयोग में आता है। तो ये सभी जो चीज़ है ये कहलाएगा आपका क्या? जैव संसाधन। दुनिया का कोई भी चीज़ जो जीवित है वो कहलाएगा आपका क्या? तो जैव संसाधन। ठीक है, तो वैसा संसाधन जो सजीव हो, वैसा संसाधन जो क्या हो? सजीव हो, तो उसे क्या कहेंगे? जैव संसाधन कहते हैं। जैसे मनुष्य, पेड़ पौधा, पशु पक्षी। पशु पक्षी में सब पशु पक्षी आ जाएगा, पेड़ पौधा में सभी पेड़ पौधा आ जाएगा, मनुष्य में सब मनुष्य आ जाएगा। तो ये सभी सब जो है क्या आपका? जैव संसाधन। अगला हमारा क्या है? आगे देखते हैं। चलिए, अगला हमारा कहता है क्या? तो अजैव संसाधन। अजैव संसाधन किसे कहेंगे? तो अ मतलब होता ही है नहीं, अजैव का मतलब जीवन, जिसमें जीवन हो नहीं, जीवन ही नहीं हो, तो वैसा संसाधन जो निर्जीव हो उसे अजैव संसाधन कहते हैं। वैसा संसाधन जो क्या हो? निर्जीव हो, वैसा संसाधन जो क्या हो? निर्जीव हो, उसे क्या कहेंगे? अजैव संसाधन। ठीक है, अजैव संसाधन में उदाहरण में आपका जो है जितना भी निर्जीव चीज है और मानव उपयोग कर रहा है, सब अजैव संसाधन का उदाहरण हो सकता है। जैसे यहाँ हम लोग जो है दिए हैं मृदा, जल, वायु, खनिज, ईंट, पत्थर, गाड़ी, मोटर, टेबल, कुर्सी, बेंच, पेन, कॉपी, किताब, कुछ भी है जो आपका निर्जीव है लेकिन मानव के उपयोग में आ रहा है, वो सब कहलाएगा क्या? अजैव संसाधन। ठीक है, चलिए अगला हमारा जो है, चलते हैं अगला टॉपिक में। चलिए अगला देखिए, हमारा जो है संसाधन का जो वर्गीकरण किया गया है उपयोगिता के आधार पर। ठीक है, उपयोगिता के आधार पर 2 भागों में, उपयोगिता के आधार पर जो है संसाधन को 2 भागों में बांटा गया है। पहला आपका जो है नवीकरणीय और दूसरा आपका जो है अनवीकरणीय। पहला नवीकरणीय और दूसरा अनवीकरणीय। ठीक है, तो नवीकरणीय संसाधन क्या है और अनवीकरणीय संसाधन क्या है, समझते हैं आगे। चलिए देखिएगा, कहता है नवीकरणीय संसाधन क्या है? तो नवीकरणीय संसाधन, नवीकरणीय संसाधन। तो नवीकरणीय संसाधन में, नवीकरणीय संसाधन, ठीक है, तो नवीकरणीय के मतलब ही हुआ जिसका जो है खुद से नवीकरण संभव हो, अर्थात जिसका जो है पुनः चक्रण हो जाए, मतलब उपयोग करने के बाद वो खराब हो जाए और फिर से अपने आप वो ठीक हो जाए, जैसन था वैसन बन जाए। ठीक है, तो नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? तो वैसा संसाधन जिसका पुनः चक्रण संभव हो, पुनः चक्रण क्या हो? संभव हो, अर्थात जिसका उपयोग एक से अधिक बार किया जा सकता है, जिसका उपयोग एक से अधिक बार किया जा सकता है, उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। वैसा संसाधन जिसका पुनः चक्रण जो है क्या हो? संभव हो। पुनः चक्रण के मतलब ही हुआ कि एक बार उपयोग किए वो खराब हो गया, नष्ट हो गया और फिर से वो उपयोग के लायक अपने आप बन जाए। ठीक है, तो उसे हम जो है नवीकरणीय संसाधन कहेंगे। तो वैसा संसाधन जिसका पुनः चक्रण संभव हो, अर्थात जिसका उपयोग एक से
अधिक बार किया जा सकता है उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। और इसका भंडार जो है असीमित होता है। इसका भंडार जो है क्या होता है, असीमित होता है। इसके उपयोग से पर्यावरण प्रदूषित नहीं होता। ये सब बात याद रखना है। इसका जो भंडार होता है असीमित होता, मतलब कभी खत्म नहीं होगा। जिस दिन अगर खत्म हो गया इसका मतलब समझिए कि जीवन समाप्त, तभी ये समाप्त होगा। ठीक है, तो इसका जो भंडार होता है असीमित होता है, मतलब कभी खत्म नहीं होगा। और इसके उपयोग से पर्यावरण को प्रदूषण नहीं होता। ठीक है, पर्यावरण प्रदूषित नहीं होता। तो अगर आपका आएगा कि नवीकरणीय संसाधन से आप क्या समझते हैं, तो आप एकदम प्रेम से लिखिएगा, वैसा संसाधन जिसका पुनः चक्रण संभव हो, वैसा संसाधन जिसका पुनः चक्रण संभव हो, जिसके उपयोग एक से अधिक बार किया जा सकता है। जिसका उपयोग जो है एक से अधिक बार किया जा सकता है उसे क्या कहते हैं, तो नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। और इसका जो भंडार होता है असीमित होता, मतलब कभी खत्म नहीं होगा। ठीक है, और इसके उपयोग करने से हमारे पर्यावरण जो है प्रदूषित नहीं होता है। ठीक है, जैसे हवा, जल, सूर्य का प्रकाश, विद्युत, वन, वन एवं वन्य प्राणी। ठीक है, वन एवं वन्य प्राणी सभी जो है आपका नवीकरणीय संसाधन है। अब किसी के मन में ये प्रश्न आएगा, जैसे अब देखिए हवा, हवा हम लोग उपयोग करते हैं, उपयोग करने के बाद ऑक्सीजन उपयोग करते हैं, और जब छोड़ते हैं तो हम लोग क्या, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में। ठीक है, लेकिन वह कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्राकृतिक क्रिया द्वारा वह फिर से कार्बन डाइऑक्साइड परिवर्तित हो जाता है ऑक्सीजन में, और फिर से हम उसका उपयोग करते हैं। और ये क्रिया जो है बार बार चलते रहता। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ कि जल का हवा का जो है पुनः चक्रण होते रहता। अगला है आपका जल। जल का भी वही हाल है। हम लोग क्या करते हैं, जमीन के अंदर से जल को क्या किए, मोटर से, पाइप जो है, नलकूप से, कल से, चापाकल से, जैसे भी हुआ, नदी से, नाला से, हरा से, पोखर से हम लोग उपयोग करते हैं। उपयोग करने के बाद वह जो जल होता है जमीन के किसी सतह पर रहता है, हरा, पोखर, तालाब, कुआं, नली, नाला में जाता है, और कहीं पानी वो जमा हो जाता है। तो उसका पुनः चक्रण होता कैसे है सर? उसका पुनः चक्रण ऐसे होता है कि जब वो जमीन के सतह पर रहता है तो ऊपर से सूर्य का प्रकाश, और जब सूर्य का प्रकाश आता है तो वो उसका कुछ जल का वाष्पीकरण होता है, और जब वाष्पीकरण होता है तो वह जल जो है क्या होता है, वाष्प के रूप में उड़कर जो है आपका वायुमंडल में चला गया। तो क्या सर कुल जल चल जाएगा? नहीं। अब क्या हुआ कि कुछ जल जमीन के नीचे जो है आपका धीरे धीरे रीस के क्या होता है, जमीन के जो है एकदम नीचे चला जाता है जल स्तर के पास। और इस प्रकार से क्या हुआ कि कुछ जल तो हम बर्बाद किए, नहा धो के गंदा कर दिए, अब वो गया जमीन में, जमीन पे, सतह पे। अब कुछ पानी गया कहाँ, हवा में, और कुछ पानी गया जमीन के अंदर। तो अब तो चल गया, तो उपयोग कहाँ हुआ सर दोबारा? तो अब ऊपर जो गया वायुमंडल में जो है वाष्प के रूप में, वो हमारा जो है वर्षा के रूप में फिर से आ जाएगा जमीन पर। तो ऊपर वाला पानी फिर से आ गया शुद्ध होके। नीचे जो जमीन के अंदर पानी गया वो हमारे कल से, समरसेबुल से, मोटर से, डीजल से, जैसे भी हो, हम उसको क्या करते हैं, फिर सतह पे लाए, फिर से उपयोग किए, फिर से वही क्रिया होगा, कुछ पानी ऊपर कुछ नीचे, फिर ऊपर वाला खुद से नीचे आएगा और नीचे वाला हम लोग जो है ऊपर लाएंगे। तो इस तरह से क्या हो रहा है, उसका जो है बार बार उसका उपयोग हो रहा। ठीक है, सूर्य का प्रकाश तो रोज जो है उपयोग कर रहे हैं, कभी खत्म हो रहा है? कभी नहीं। अगला है विद्युत। ठीक है, विद्युत भी जो है आपका नवीकरणीय, आपका पुनः चक्रण इसको किया जा सकता है। वन एवं वन्य प्राणी, पेड़ पौधा जो है जंगल में काट दिया जाता है। अब देखिएगा आप लोग कि जहाँ कट जाता है फिर कुछ समय के बाद फिर वहाँ अलग अलग पेड़ पौधा जो है क्या होता है, जन्म ले लेता है। जीव जंतु खुद से जो है अपनी संख्या में वृद्धि कर लेता है, इस तरह से। तो वन एवं वन प्राणी, कंफ्यूज होने का जरूरत नहीं है। वन एवं वन प्राणी को आपको याद रखना है कि आपका नवीकरणीय संसाधन होता है। तो वैसा संसाधन जिसका पुनः चक्रण संभव हो, अर्थात जिसका उपयोग एक से अधिक बार किया जा सकता है, उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। इसका जो भंडार होता है असीमित होता है, और इसके उपयोग से पर्यावरण प्रदूषित जो है नहीं होता। कोई दिक्कत?
आशा है कि आप जो है इस चीज़ को भली भांति जो है समझ गए होंगे बहुत अच्छा से। हम लोग जो है आगे चलते हैं। अगला है हमारा अनवीकरणीय संसाधन। अगला हमारा जो है अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय के मतलब ही हुआ आ मतलब नहीं, और नवीकरणीय का मतलब नया होना, मतलब पुनः चक्रण होना। ठीक है, तो वैसा संसाधन जिसका पुनः चक्रण संभव नहीं हो। ऊपर जैसे परिभाषा था सेम जो है केवल नहीं लगा दीजिए। वैसा संसाधन जिसका पुनः चक्रण संभव नहीं हो, अर्थात जिसका उपयोग जो है एक बार किया जा सकता है। जिसका उपयोग केवल और केवल कितने बार, तो आपका एक बार किया जा सकता है, तो उसे जो है कहा जाता है क्या, अनवीकरणीय संसाधन। वैसा संसाधन जिसका पुनः चक्रण संभव नहीं हो, अर्थात केवल एक बार उपयोग किया जा सकता है, तो उसे जो है अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। इसका जो भंडार होता है सीमित होता है। इसका भंडार जो है सीमित होता है, मतलब अगर इसको उपयोग करेंगे तो ये खत्म होगा, एक निश्चित समय तक चलेगा, उसके बाद जो है ये खत्म हो जाएगा पूर्ण रूप से। लेकिन अनवीकरणीय कभी खत्म नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम उपयोग करते हैं फिर से वो नया बन जाता है, इसमें ऐसा संभव नहीं है। तो इसका जो भंडार है सीमित होता है, और इसके उपयोग से पर्यावरण जो है क्या होती है, प्रदूषित होता है। इसके उपयोग से पर्यावरण प्रदूषित होता है। जैसे आपका हो गया कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा में आता है थोरियम, यूरेनियम इत्यादि, ये सब। ठीक है, सुनिएगा। अब कोयला एक बार अगर आप उपयोग कर लिए, कोयला अगर आप एक बार उपयोग कर लिए, तो ये आपका एक बार, तो दोबारा आप इसका उपयोग नहीं कर पाइएगा। ठीक है, अगला जो है अगला हमारा पेट्रोलियम। पेट्रोलियम देखिए आप लोग समझते होंगे केवल पेट्रोल ने, केवल पेट्रोल समझते होंगे, नहीं। पेट्रोलियम एक द्रव जो है आपका तरल पदार्थ होता है, जिससे अनेक प्रकार के चीज़ बनता है। जैसे आपका हो गया क्या, प्राकृतिक गैस, फिर आपका हो गया डीजल, पेट्रोल, उसके बाद आपका हो गया किरोसिन, उसके बाद आपका जो है भेसलिंग वगैरह जो स्नेहक पदार्थ होता है इसी से बनता है। ठीक है, तो आप जो है पेट्रोलियम का मतलब ये पेट्रोल केवल नहीं समझिएगा। ठीक है, तो पेट्रोलियम अगर एक बार उपयोग हुआ तो दोबारा जो है खत्म होने के बाद दोबारा आप जो है उपयोग नहीं कर सकते हैं। अगला है प्राकृतिक गैस, नाभिकीय ऊर्जा इत्यादि, ये सभी जो है आपका क्या है, अनवीकरणीय संसाधन है। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन, अगला टॉपिक में। ठीक है, अब देखिए हमारा जो है क्या है, तो हम लोग अभी संसाधनों का जो वर्गीकरण है दो आधार पर देख लिया। पहला उत्पत्ति के आधार पर दो भाग में, जैव और अजैव। दूसरा उपयोग के आधार पर, तो आपका नवीकरणीय और अनवीकरणीय। अब हम लोग जो है देखने वाले हैं स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व का मतलब होता है अधिकार। स्वामित्व के आधार पर यानी कि अधिकार के आधार पर संसाधन को जो बांटा गया है चार भाग में। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा, कन्फ्यूजन अगर हो तो ऊ जिसमें लगल था उसमें दो दो होगा। उत्पत्ति देखिए, उत्पत्ति में ऊ लगा हुआ है तो उत्पत्ति के आधार पर दो, और उपयोगिता के आधार पर उसमें भी ऊ लगा हुआ है तो उसको भी कहेंगे आपका कितना, दो। ठीक है, चलिए अब लोग समझते हैं। तो स्वामित्व के आधार पर संसाधन को जो बांटा गया है कितने भागों में, चार भागों में। सबसे पहला जो है आपका व्यक्तिगत या निजी संसाधन, दूसरा है सामुदायिक संसाधन, तीसरा है आपका राष्ट्रीय संसाधन, और चौथा है अंतरराष्ट्रीय संसाधन। तो पहला आपका हो गया कौन सा, तो व्यक्तिगत या निजी संसाधन, दूसरा हो गया सामुदायिक संसाधन, तीसरा आपका राष्ट्रीय संसाधन, और चौथा अंतरराष्ट्रीय संसाधन। ठीक है, अब हम लोग बारी बारी से देखते हैं। चलिए, सबसे पहला हमारा जो है देखिएगा, सबसे पहला हमारा है व्यक्तिगत या निजी संसाधन। व्यक्तिगत या निजी संसाधन, तो वैसा संसाधन जिस पर किसी खास व्यक्ति का अधिकार हो, खास व्यक्ति का अधिकार हो उसे जो है व्यक्तिगत या निजी संसाधन कहते हैं। देखिए, वैसा संसाधन जिस पर केवल एक आदमी का अधिकार हो और किसी का अधिकार नहीं हो, तो उन सभी संसाधनों को जो है व्यक्तिगत या निजी संसाधन के अंतर्गत रखा जाता है।
उसी को निजी संसाधन कहा जाता है। तो देखिए, वैसा संसाधन जिस पर किसी खास व्यक्ति का अधिकार हो उसे व्यक्तिगत या निजी संसाधन कहते हैं। जैसे हो गया अपना खेत, घर, तालाब, बाग बगीचा, कुआं, गाड़ी, मोटर, बहुत सारा चीज हो जाएगा जिस पर केवल एक इंसान का अधिकार हो, एक व्यक्ति का अधिकार हो। जैसे देखिए, आपका अपना खेत है तो उस पर आपका अपना अधिकार है केवल, ठीक है। जैसे आपका घर है तो केवल आपका अधिकार है। तो जिस भी चीज पर केवल एक व्यक्ति का अधिकार होगा वह संसाधन जो है व्यक्तिगत या निजी कहलाएगा। तो वैसा संसाधन जिस पर किसी खास व्यक्ति या एक व्यक्ति, वैसा संसाधन जिस पर किसी खास व्यक्ति या एक व्यक्ति का अधिकार हो तो उसे जो है व्यक्तिगत या निजी संसाधन कहते हैं। जैसे आपका अपना खेत, घर, तालाब, बाग बगीचा, कुआं, गाड़ी, मोटर इत्यादि, जो कुछ भी आपका, ठीक है। मोबाइल से आप पढ़ रहे हैं वो भी आपका व्यक्तिगत है, ठीक है। देखिए, आप लोग अगर पढ़ रहे हैं, अगर बढ़िया से चाहते हैं कि आप जो है बेहतर तरीके से सीखें और बेहतर नंबर लाएं, केवल वीडियो देख लेना, आपको लगेगा कि याद हो गया, समझ में आ गया, लेकिन याद नहीं रहता है। तो अगर आप बेहतर तरीके से चाहते हैं कि हम पढ़ें तो आप इस वीडियो को जो है ध्यान से सुनिए, पढ़िए और उसके साथ साथ जो है आप बोलिए। जब हम बोलते हैं तो आप पीछे से रिपीट करिए, ठीक है ना। अगर जो है आपके आसपास कोई रहेंगे तो आपको बोलने में शर्म लगेगा, लेकिन कोई बात नहीं है, आपको शर्म नहीं होना चाहिए। आप जो है बोलिए और बोलने से आपको याद होगा, आपका ध्यान जो कहीं भटक रहा है वो नहीं भटकेगा। और फिर उसको कॉपी में आप जो है नोट डाउन भी करिए, मतलब लिखिए भी, ताकि दोबारा आप जो उसको पढ़ सकें, ठीक है। चलिए आइए। तो वैसा संसाधन जिस पर किसी खास व्यक्ति या एक व्यक्ति का अधिकार हो उसे व्यक्तिगत या निजी संसाधन कहते हैं। जैसे अपना खेत, घर, तालाब, बाग बगीचा, कुआं, गाड़ी, मोटर, घड़ी, मोबाइल, टीवी, कूलर, एसी, फ्रिज, जो कुछ भी है सब कहलाएगा आपका क्या, व्यक्तिगत या निजी। अगला है आपका सामुदायिक संसाधन। कौन सा संसाधन? सामुदायिक संसाधन। वैसा संसाधन जिस पर किसी खास समुदाय का अधिकार हो। वैसा संसाधन जिस पर किसी खास समुदाय का अधिकार हो और उसका जो उपयोग है उस समुदाय के सभी लोग करते हैं, ठीक है, तो उसे जो है आपका सामुदायिक संसाधन कहते हैं। वैसा संसाधन जिस पर किसी खास समुदाय का अधिकार हो और उसका उपयोग जो है उस समुदाय के सभी लोग करते हैं तो उसे जो है सामुदायिक संसाधन कहा जाता है। जैसे आपका हो गया मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा, खेल का मैदान, सामुदायिक भवन, सार्वजनिक पार्क, पिकनिक स्थल। तो ये सभी क्या है, सामुदायिक संसाधन है। कोई खास व्यक्ति, एक व्यक्ति का अधिकार नहीं हो सकता है। अब मंदिर है तो मंदिर में जो है आपका एक समुदाय जो है, निश्चित समुदाय होता है, वो क्या करते हैं उसमें जाके पूजा पाठ करते हैं। आपका मस्जिद हो गया तो मुस्लिम एक समुदाय है, मुस्लिम लोग उसमें क्या करते हैं, जाके पूजा पाठ करते हैं। गिरजाघर हो गया, गुरुद्वारा हो गया, खेल का मैदान हो गया, खेल का मैदान सभी लोग जो है निश्चित समुदाय का होता है, वहाँ जाके अपना क्या करते हैं, सब बच्चे जो है, बड़े, जो कुछ भी है, जो लोग हैं खेलते हैं, ठीक है। अकेले नहीं, इन्हें कि अकेले कोई रंगदारी कर रहा है, उठा पटक दे फर आ जाएगा, ठीक है। अगला है सामुदायिक भवन। सामुदायिक भवन है आपका, इसमें किसी का भी जो है पंचायती है, कुछ है तो आराम से सब मिलकर करेगा। सार्वजनिक पार्क हो गया, पिकनिक स्थल हो गया, जहाँ पर पिकनिक मनाने का कुछ कुछ जगह क्या होता है, स्थान होता है, तो वहाँ का उपयोग सब लोग करते हैं, तो ये आपका सामुदायिक कहलाता है, ठीक है। अगला है राष्ट्रीय संसाधन। तो वैसा संसाधन जिस पर किसी खास देश का अधिकार हो। वैसा संसाधन जिस पर किसी खास देश का अधिकार हो उसे जो है राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। और संवैधानिक तौर पर किसी देश के अंतर्गत सभी उपलब्ध संसाधन जो है आपका राष्ट्रीय होता है। देखिएगा, सुनिएगा, ऐसा संसाधन जिस पर किसी खास देश का अधिकार हो, खास राष्ट्र का अधिकार हो, उसे राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। लेकिन अगर संवैधानिक तौर पर जैसे व्यक्तिगत जो संसाधन है वह भी राष्ट्रीय माना जाता है। जैसे मान लिया जाए हम लोग का खेत, घर, जमीन है, तो वैसे सबका है। अब जब सबका है तो सबका मिला करके ही तो पूरा भारत है। तो व्यक्तिगत भी जो है आपका क्या कहलाता है, व्यक्तिगत भी जो है संवैधानिक आधार पर जो है आपका राष्ट्रीय माना जाता है। भले हम लोग उसको निजी मान रहे हैं, लेकिन वह भी संसाधन क्या माना जाता है, राष्ट्रीय संवैधानिक तौर पर, क्योंकि हम ही लोग का संसाधन पूरा मिलके ही तो पूरा राष्ट्र बना है, और राष्ट्र बना है तो पूरा राष्ट्र का जितना भी संसाधन है वो राष्ट्रीय कहलाएगा, ठीक है। तो वैसा संसाधन, वैसा संसाधन जिस पर किसी खास देश का अधिकार हो उसे जो है आपका राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। वैसा संसाधन जिस पर किसी
खास देश का अधिकार हो तो उसे राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। और संवैधानिक तौर पर जो है, संवैधानिक तौर पर किसी देश के अंतर्गत सभी उपलब्ध संसाधन जो होते हैं आपका क्या, तो राष्ट्रीय होता है। देश के सरकार का हक है कि वह आम जनता के हित में व्यक्तिगत संसाधनों को भी क्या करे, अधिकरण कर सकता है। देश के सरकार को ये अधिकार है कि अगर किसी का व्यक्तिगत संसाधन है और उसका उपयोग सार्वजनिक के लिए जो है किया जाना चाहिए, उससे मानव समाज को बहुत सारे लोगों का कल्याण होगा, सुविधा होगा, तो ऐसे स्थिति में व्यक्तिगत जो संसाधन है उसका जो है उपयोग सरकार कर सकता है। जैसे आप लोग देखते होंगे कि रोड है, तो रोड है तो किसी का एक दो खेत आ रहा है तो क्या करेगा, एक दो खेत क्या करता है, सरकार जो है ले लेता है और फिर जो है उसमें सड़क बना देता है। क्यों? क्योंकि उससे जो है सभी आम जनता जितने भी लोग हैं उसको लाभ होने वाला है। तो अगर व्यक्तिगत संसाधन है और अगर सार्वजनिक लाभ अगर सभी लोगों को उससे हो सकता है तो उसको जो है सरकार उपयोग कर सकता है। हाँ, उसके लिए सरकार जो है कुछ मुआवजा देगी या फिर उसके बदले में कहीं सरकारी ज़मीन होगा तो वहाँ उसको दे दिया जाएगा। तो ये ज़मीन का बात हुआ, बाकी और कुछ भी अगर है तो वो सरकार उसका उपयोग कर सकता है। ठीक है, तो वैसा संसाधन जिस पर किसी खास देश का अधिकार हो उसे जो है राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। वैसा संसाधन जिस पर किसी खास देश का अधिकार हो, वैसा संसाधन जिस पर किसी खास जो है देश का अधिकार हो उसे राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। और संवैधानिक तौर पर जो है किसी देश के अंतर्गत सभी जो उपलब्ध संसाधन है वो क्या होता है, राष्ट्रीय होता है। और देश के सरकार का ये हक है कि वह आम जनता के हित में व्यक्तिगत संसाधनों को भी क्या कर सके, अधिकरण कर सकता है। और आगे देखिए एक पॉइंट इसमें याद रखिएगा कि तट रेखा से 200 किलोमीटर की दूरी तक जो है उपलब्ध संसाधन जो है आपका राष्ट्रीय संसाधन होता है। तट रेखा के मतलब हुआ समुद्र का किनारा। ठीक है, तट रेखा का मतलब हुआ समुद्र के किनारा। अब जैसे मान लिया जाए ये आपका भारत है, ठीक है, भारत कुछ इस प्रकार से जो है इसका मैप नीचे का है। ठीक है, अब इधर जो है आपका क्या है, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। इधर आपका जो है पश्चिम में है अरब सागर, अरब सागर। नीचे आपका जो है क्या है, तो हिंद महासागर, हिंद महासागर। ठीक है, अब देखिए क्या है कि इसका ई जो एरिया हुआ आपका ये तट रेखा कहलाएगा। मतलब समुद्र के किनारे जहां लास्ट एरिया होगा किसी देश का वो तट रेखा हो। ठीक है, तटीय क्षेत्र कहलाएगा। अब इससे जो है आपका कितना किलोमीटर, तो आपका 200 किलोमीटर तक किधर जाना है, समुद्र की ओर जाना है। ठीक है, ये तो है, ये है पूरा देश में है तो राष्ट्रीय है ही है, लेकिन तट रेखा से समुद्र की ओर, तट रेखा से समुद्र की ओर जो है कैसो किलोमीटर तक, तो 200 किलोमीटर तक, 200 किलोमीटर तक। किसी भी देश के जो है, कोई भी देश है जो समुद्र के किनारे है, तो समुद्र के किनारे है तो उसके तट रेखा से 200 किलोमीटर तक जो है समुद्र में जाएगा। और जितना दूर इलाका 200 किलोमीटर होगा उसमें जितना कुछ भी संसाधन होगा, जैसे मछली, मूंगा, मोती, बहुत सारा चीज़ समुद्र से भी संसाधन हमें प्राप्त होता है, वो सभी जो संसाधन होगा वो राष्ट्रीय कहलाता है। तो क्वेश्चन आएगा कि तट रेखा से कितने किलोमीटर की दूरी तक उपलब्ध संसाधन राष्ट्रीय संसाधन कहलाता है, तो 200 किलोमीटर तक। किधर जाना है, समुद्र की ओर जाना है। ठीक है, समुद्र की ओर 200 किलोमीटर क्षेत्र में जो कुछ भी संसाधन होगा वह राष्ट्रीय कहलाएगा। चलिए, आशा है कि आप समझ गए होंगे। अगला देखिए, अंतरराष्ट्रीय संसाधन। अगला कहता है क्या, अंतरराष्ट्रीय संसाधन, वैसा संसाधन जिस पर सभी देशों का क्या अधिकार होता है, वैसा संसाधन जिस पर सभी देशों का अधिकार होता है अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहलाता है। और तट रेखा से 200 किलोमीटर के बाद का क्षेत्र, जैसे हम अभी बताए कि 200 किलोमीटर तक जो है आपका, 200 किलोमीटर तक जो है आपका किसी भी देश के सीमा रेखा है आपका, तटीय सीमा रेखा, उससे 200 किलोमीटर तक जो कुछ भी संसाधन होगा वो राष्ट्रीय होगा। लेकिन ऐसा थोड़ा है कि 200 किलोमीटर तक आपका जो है समुद्र होता है, पानी, क्योंकि पृथ्वी पर 3/3 जो है जल है। तो इतना ज़्यादा जल है तो उसमें भी तो जहाँ तहाँ बहुत सारा संसाधन है जल में, समुद्र में।
तो 200 किलोमीटर के बाद, अब 200 किलोमीटर यहां मान लिया हुआ, यहां हुआ, तो इधर जो कुछ भी संसाधन है ये आपका जो है क्या हो जाएगा, तो अंतरराष्ट्रीय होगा, क्योंकि इस पर सभी देशों का अधिकार होगा। ठीक है, अब देखिए समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। वैसा संसाधन जो है जिस पर सभी देशों का अधिकार हो, वैसा संसाधन जिस पर सभी देशों का अधिकार होता है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाता है। और तट रेखा से 200 किलोमीटर के बाद, 200 किलोमीटर तक ना है, 200 किलोमीटर तक तो राष्ट्रीय हो जाएगा, उसके बाद, ठीक है, उसके बाद जो है उपलब्ध 200 किलोमीटर के बाद का जो क्षेत्र में उपलब्ध संसाधन है वो आपका क्या कहलाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाता है। और इसका उपयोग जो है अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के सहमति से ही कोई देश कर सकता है। और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन जो है उसका उपयोग कोई देश अपने मर्जी से नहीं कर सकता है, वो उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं के आदेश से ही उसका उपयोग कोई भी देश कर सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है हमारा क्या हो गया, संसाधनों का जो वर्गीकरण पढ़े, किस आधार पर ये पढ़े, तो स्वामित्व के आधार पर कितने भागों में, 4 भागों में। आपका पहला व्यक्तिगत या निजी, दूसरा सामुदायिक, तीसरा राष्ट्रीय और चौथा अंतरराष्ट्रीय। वैसा संसाधन जिस पर किसी खास व्यक्ति या एक व्यक्ति का अधिकार हो उसे व्यक्तिगत या निजी संसाधन कहते हैं। और वैसा संसाधन जिस पर किसी खास समुदाय का अधिकार हो उसे सामुदायिक संसाधन कहते हैं। और वैसा संसाधन जिस पर किसी खास देश का अधिकार हो उसे राष्ट्रीय कहते हैं। और वैसा संसाधन जिस पर विश्व के सभी देशों का अधिकार हो उसे अंतर्राष्ट्रीय कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हमें आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप इसको बहुत बेहतर तरीके से समझ गए होंगे और आप इसको लिख भी लिए होंगे। तो हम लोग चलते हैं आगे। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं संसाधनों का जो वर्गीकरण है विकास स्तर के आधार पर। विकास स्तर के आधार पर जो है, विकास स्तर के आधार पर भी संसाधन को बांटा गया है 4 भागों में। विकास स्तर के आधार पर यानी कि विकास जो हुआ धीरे धीरे हुआ संसाधनों का, तो उस आधार पर संसाधन को 4 भागों में बांटा गया। ठीक है, स्वामित्व के आधार पर भी 4 और विकास स्तर के आधार पर भी 4। तो सबसे पहला जो है संभाव्य संसाधन, दूसरा आपका विकसित संसाधन, तीसरा भंडार संसाधन और चौथा आपका संचित कोष संसाधन। ठीक है, तो अब जो है हम लोग को पढ़ना है संभाव्य, विकास, विकसित, अगला भंडार, फिर संचित कोष। आखिर है क्या ये सब, तो बारी बारी से जो है हम लोग समझते हैं। देखिएगा, सबसे पहला हमारा है संभाव्य संसाधन। ठीक है, संभाव्य का मतलब हुआ संभावना, और संभावना मतलब ठीक है 50-50, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ऐसा वाला हाल। तो देखिए संभावित संसाधन किसे कहते हैं, तो वैसा संसाधन जिसका उपयोग जो है वर्तमान समय में नहीं किया जा रहा है। वैसा संसाधन जिसका वर्तमान समय में तो उपयोग नहीं किया जा रहा है, लेकिन भविष्य में लगता है कि उसका उपयोग हो सकता है। ये गारंटी नहीं है, लेकिन लगता है कि भविष्य में इसका उपयोग किया जा सकता है। तो वैसे संसाधन को जो है संभावित संसाधन कहा जाता है। देखिएगा, वैसा संसाधन जिसका उपयोग वर्तमान समय में नहीं किया जा रहा है, लेकिन भविष्य में उपयोग करने की संभावना है, लेकिन भविष्य में उपयोग करने की संभावना है, तो उसे जो है संभावित संसाधन कहते हैं। जैसे में संभावित संसाधन है क्या, किसको कहेंगे, तो जैसे में आपका हिमालय क्षेत्र का जितना भी खनिज है उसका वर्तमान समय में अभी उपयोग नहीं हो रहा है। गुजरात एवं राजस्थान क्षेत्र में जो है पवन ऊर्जा का काफ़ी संभावना है, बहुत ज़्यादा पवन ऊर्जा है और वहाँ जो है उसका उपयोग से बहुत ज़्यादा बिजली का उत्पादन किया जा सकता है, लेकिन अभी किया नहीं जा रहा है। सब जगह से इसी मिल जा रहा है, इसलिए नहीं कर रहे हैं लोग, सरकार भी ध्यान नहीं दे रही। लेकिन अब जो है हिमालय क्षेत्र का खनिज, तो हिमालय क्षेत्र में जो खनिज है, कोई भी चीज़, लोहा, कोयला, सोना, चांदी, वो इतना अंदर है, इतना अंदर है कि उसको अभी निकाल के बेचेगा तो निकालने में ही बहुत ज़्यादा खर्चा पड़ जाएगा, और जब खर्चा पड़ जाएगा तो उसको महंगा बेचना होगा, और जब महंगा बेचना होगा तो उससे सस्ता में जो है अभी दूसरे जगह से निकाल के बेचा जा रहा है। तो इसलिए जो है उसका जो है अभी
नहीं निकाला जा रहा है, उसका उपयोग नहीं हो रहा है। लेकिन जब सब जगह से खनिज खत्म हो जाएगा, अब जरूरत पड़ जाएगा, तब क्या करना होगा, उसको फिर निकालना होगा, फिर महंगा बिकेगा। देखिएगा कभी कभी आप कोई सामान खरीदने जाइए, मान लिया जाए कि आपका गांव है या फिर कहीं है, आप आपके आसपास दुकान है, और आप जो है क्या करिए, जाइए जो है, अचानक से आपको कलम घट गया और रात है और आपको ज़रूरी है कलम, आपको जो है एकदम चाहिए, क्योंकि आज आपको फेयर बनाना है रात में और कल फेयर दिखाना है, और कलम आपके पास है ही नहीं। एक एक दुकान जो है आपका खुला हुआ है बगल में या गांव में, और आप जाइए उसके पास, तो जो 5 का कलम है वो 10 रुपया में भी देगा तो आप खरीद लीजिएगा। लेकिन वही दिन में जो है आपका 5 की जगह खाली 6 कहे कि लेंगे, दूसरा दुकान आप चल जाइएगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जब नहीं रहेगा तो महंगा भी होगा, तो लोग क्या करेंगे, खरीद का उपयोग कर लेंगे। तो अभी उपयोग नहीं हो रहा है, लेकिन भविष्य में है ऐसा संभावना कि उसका उपयोग किया जा सकता है, संभावना जताया जा रहा है। तो वैसा संसाधन जिसका उपयोग वर्तमान समय में नहीं किया जा रहा है लेकिन भविष्य में उपयोग करने की संभावना है, तो उसे संभावित संसाधन कहते हैं। जैसे में हिमालय क्षेत्र का खनिज, गुजरात एवं राजस्थान क्षेत्र का पवन ऊर्जा। ठीक है, अगला है विकसित संसाधन, वैसा संसाधन जिसका जो है पता लगाया जा चुका है, वैसा संसाधन जिसका पता लगाया जा चुका है, पूर्ण रूप से पता है उसके बारे में, और वर्तमान समय में उसका क्या किया जा रहा है, उपयोग किया जा रहा है, तो उसे जो है विकसित संसाधन कहते हैं। तो वैसा संसाधन जिसका वर्तमान समय में पता लगाया जा चुका है और उसका वर्तमान समय में उपयोग भी हो रहा है एकदम धड़ल्ले से, तो उसे हम क्या कहेंगे, विकसित संसाधन। जैसे कि आपका कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सभी चीज़ों का उपयोग किया जा रहा है, तो ये सभी जो चीज़ है विकसित संसाधन कहलाएगा। अगला हमारा है भंडार संसाधन। ध्यान से सुनिएगा, भंडार समझ में आएगा तो संचित कोष जो है खुद समझ में आ जाएगा। वैसा संसाधन जो हमारे पर्यावरण में उपलब्ध है लेकिन उपयुक्त तकनीक नहीं रहने के कारण उसका जो है उपयोग नहीं किया जा रहा है, तो उसे जो है आपका क्या कहते हैं, भंडार संसाधन कहते हैं। देखिए, संसाधन हमारे पर्यावरण में उपलब्ध है लेकिन उसको किस तरह से उपयोग किया जाए, उसको उपयोग करने के लिए हमारे पास जो सही तकनीक होना चाहिए वो है ये नहीं है, और जब नहीं है तो उसका उपयोग वर्तमान समय में नहीं किया जा रहा है, तो उसी को हम क्या कहेंगे, भंडार संसाधन। ठीक है, तो वैसा संसाधन जो हमारे पर्यावरण में उपलब्ध है, वैसा संसाधन जो हमारे पर्यावरण में क्या है, उपलब्ध है, लेकिन उपयुक्त तकनीक नहीं रहने के कारण जो है, उपयुक्त तकनीक नहीं रहने के कारण जो है उसका वर्तमान समय में जो है उपयोग नहीं किया जा रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, भंडार संसाधन। उसे क्या कहेंगे, भंडार संसाधन। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जल से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग किया जाएगा, तो जल देखिए बहुत ज़्यादा हमारे पृथ्वी पर है। अगर जल से, और हम लोग जानते भी हैं कि जल जो बना है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से बना है, तो अगर हम उसको तोड़ दें तो उससे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल जाएगा, और जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल जाएगा तो हाइड्रोजन का एक ज्वलनशील गैस है, इसको हम जलाने में उपयोग कर लेंगे, और ऑक्सीजन जो है हॉस्पिटल में उसको इलाज में उपयोग किया जा सकता है। ऑक्सीजन का उपयोग कहीं आग को कहीं तेजी से जलाना है कोई काम करने के लिए, तो वहाँ भी उपयोग किया जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन जितना अधिक मिलेगा कहीं किसी भी जगह, तो वहाँ जो जलने की जो क्रिया बहुत तेज़ी से होता है, तो वहाँ उपयोग कर सकते हैं। हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन को ऊष्मा प्राप्त करने के लिए उस गैस को जला सकते हैं, हाइड्रोजन को, तो इससे हमारा जो है उपयोग हो सकता है जल को तोड़ करके। लेकिन इसको तोड़ना बहुत कठिन है, आसान है नहीं, और जब आसान है नहीं तो इसका उपयोग अभी नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसको कैसे तोड़ा जाए इसका तकनीक हमारे पास नहीं है, लेकिन जल है तो इसे हम क्या कहेंगे, तो इसे हम जो है भंडार संसाधन कहेंगे। तो वैसा संसाधन जो हमारे पर्यावरण में उपलब्ध है, वैसा संसाधन जो हमारे पर्यावरण में उपलब्ध है लेकिन उचित तकनीक नहीं होने के कारण वर्तमान समय में उसका उपयोग नहीं किया जा रहा है। तो वर्तमान समय में उसका उपयोग नहीं किया जा रहा है तो उसे ही हम क्या कहेंगे, भंडार संसाधन कहते हैं। जैसे जो है जल से हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन को अलग करना।
अगला है संचित कोष संसाधन। अगला हमारा है संचित कोष संसाधन। तो वैसा संसाधन जो हमारे पर्यावरण में उपलब्ध है एवं उसे उपयोग करने के लिए हमारे पास उपयुक्त तकनीक भी है, लेकिन उसका उपयोग वर्तमान में नहीं किया जा रहा है, तो उसे संचित कोष संसाधन कहते हैं। देखिए, वैसा संसाधन जो हमारे पर्यावरण में है और उसे उपयोग करने के लिए हमारे पास तरीका भी है, लेकिन फिर भी वह बाद में उपयोग कर हटाओ, न उपयोग हो रहा। ठीक है, तो उपयोग नहीं हो रहा है तो उसे हम संचित कोष संसाधन कहेंगे। मतलब उपयोग करने के लिए संसाधन भी है, उसे कैसे उपयोग किया जाए वो तकनीक भी हमारे पास है, तरीका भी है, लेकिन फिर भी हम लोग नहीं उपयोग करें, छोड़ के रख लें, हटा रहे दो, तो उसे हम क्या कहेंगे? संचित कोष संसाधन। तो फिर से समझिए, वैसा संसाधन जो हमारे पर्यावरण में उपलब्ध है एवं उसे उपयोग करने के लिए हमारे पास उपयुक्त तकनीक भी है, लेकिन उसका उपयोग वर्तमान समय में नहीं किया जा रहा है, तो उसे हम संचित कोष संसाधन कहते हैं। उसे हम संचित कोष संसाधन कहते हैं। जैसे जो है जल से जल विद्युत उत्पन्न करना। अब हम लोग को पता है कि जल से जल विद्युत उत्पन्न होता है, फिर भी बहुत ऐसा जगह है, आपका नदी है, जहाँ के जल को रोक के हम जल से जल विद्युत उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन फिर भी जो है पानी बहते जा रहा है, बर्बाद हो रहा है। तो ये एक प्रकार का क्या है? तो संचित कोष संसाधन है। अमेरिका के तटीय प्रदेश में पेट्रोलियम का प्रचुर भंडार है, परंतु वह खाड़ी या अन्य देशों के पेट्रोलियम का उपयोग करता है, जो तटीय प्रदेश का पेट्रोलियम संचित कोष हुआ। कह रहा है कि अमेरिका जो है उसके तटीय प्रदेश के मतलब हुआ समुद्री इलाका वाला। ठीक है, समुद्री इलाका वाला जो अमेरिका का जो भी क्षेत्र है, वहाँ बहुत अधिक मात्रा में क्या है? तो बहुत अधिक मात्रा में जो है पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम पदार्थ है, लेकिन फिर भी उसका उपयोग नहीं कर रहा, रहने दो। वो क्या कर रहा है कि खाड़ी या अन्य देशों के पेट्रोलियम का उपयोग कर रहा है। खाड़ी मतलब जो है दूसरे जगह, और उसके बाद साथ ही साथ दूसरे देश के जो है पेट्रोलियम का उपयोग कर रहा है, और अपने जो तटीय प्रदेश में जो आपका पेट्रोलियम पदार्थ है उसका उपयोग नहीं कर रहा है, बचा कर रख ले, रहे दो, बल बाद में देखा जाएगा, उपयोग करेंगे। तो ये आपका क्या हो गया? इसका संचित कोष संसाधन। तो इस प्रकार से हम लोगों ने जो है देख लिया कि संसाधन को जो है कौन सा आधार पर, तो ये हमारा पढ़े विकास स्तर के आधार पर 4 भाग में बांटा गया, और संसाधनों का जो वर्गीकरण है हम लोग कंप्लीट कर लिए। आगे हम लोग चलते हैं अगले टॉपिक में। हमें आशा है कि आप यहाँ तक जो है बहुत बेहतर तरीके से समझ गए होंगे, और इसको आप लिख भी लिए होंगे, और नहीं लिखे होंगे तो आप जो है लिख लेंगे, और इसको जो है 1-2 बार आप रिवीजन कर लेंगे, ताकि एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए तो छूटे ना। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक, संसाधन नियोजन। संसाधन नियोजन, तो देश में उपलब्ध जो संसाधन है उसको सही तरीके से उपयोग किया जाना संसाधन नियोजन कहलाता। देखिए, संसाधन के मतलब हुआ जो मानव के उपयोग में आएगा। ठीक है, और नियोजन के मतलब हुआ नियम पूर्वक, मतलब सही से नियम कानून बना के। जैसे देखिए, आप अगर किसी चीज़ को उपयोग करने के लिए आप नियम बना लेते हैं कि आप इस तरह से ऐसे उपयोग करेंगे, तो आपको एक आइडिया मिल जाता है कि कहाँ जो है हमारा संसाधन बच सकता है, कहाँ जो है फायदा हो सकता है। तो यहाँ जो है वही चीज़ बताया जा रहा है कि संसाधन जो है संसाधन नियोजन। ठीक है, तो संसाधन का मतलब हुआ जो मानव के उपयोग में आएगा, और नियोजन के मतलब हुआ नियम पूर्वक या सही से उपयोग करना। ठीक है, तो परिभाषा बनेगा कि देश में उपलब्ध संसाधनों का सही तरीके से उपयोग किया जाना संसाधन नियोजन कहलाता है, और किसी भी देश के विकास के लिए संसाधनों का नियोजन अति आवश्यक है। जिस देश का संसाधन नियोजन जो है जितना बेहतर होगा, उस देश का विकास जो है उतना तेजी से होगा, उतना ही अधिक होगा। अब देखिए, मायने ये नहीं रखता है विकास करने के लिए कि आपके पास कितना संसाधन है, मायने ये रखता है कि आप उसको किस ढंग से उपयोग कर रहे हैं। अगर मान लिया जाए, हम मानते हैं कि किसी इंसान के पास अगर 100 रुपया है और किसी इंसान के पास 1000 रुपया है, तो ये मायने नहीं रखता है कि 1000 जिसके पास है उसका विकास ज़्यादा होगा और जिसके पास 100 रुपया है उसका विकास कम होगा। मायने इस बात पर निर्भर करेगा कि अब 1000 का उपयोग किस
तरह से कर रहा है और एक 100 का उपयोग किस तरह से व्यक्ति कर रहा है। अगर मान लिया जाए ये 1000 है, लेकिन ये 1000 को बर्बाद कर दे, क्या करे, आलतू फालतू जो है गलत चीज़ों में बर्बाद कर दे, लावे को जो है एकदम खंभा और उसके बाद चखना और मार जो है कि कर दिया, 1000 उड़ा दिया। और एगो व्यक्ति के पास जो 100 रुपया है, ये बेचारा दिमाग लगाया और 50 रुपया खाया, 50 रुपया बचा के क्या किया, जमा कर दिया, और नहीं तो 50 रुपया के कुछ और काम किया जिससे फ़ायदा होगा, तो इसका विकास होगा। और ये तो क्या कर दिया, खा पी के बुला दिया। तो देखिए, पैसा इसके पास ज़्यादा था, अगर ये सही से उपयोग करता तो इससे कहीं गुना ज़्यादा जो है इसका विकास होता, लेकिन निर्भर किस पे किया विकास, तो किस तरह से दोनों उपयोग किया। तो वही चीज़ है देश के लिए। तो अगर किसी भी देश में संसाधन है और जो कुछ भी संसाधन है उसको जितना बेहतर से उपयोग करेगा उतना ज़्यादा उससे लाभ होगा, और जितना ज़्यादा जो है लाभ होगा उतना ज़्यादा विकास होगा। तो इसलिए कहेंगे कि देश में उपलब्ध संसाधनों का सही तरीके से उपयोग किया जाना जो है संसाधन नियोजन कहलाता है। देश में उपलब्ध संसाधनों का सही तरीके से उपयोग करके विकास करना, ठीक है, क्या कहलाएगा आपका, संसाधन नियोजन कहलाता है। और किसी भी देश के विकास के लिए जो है संसाधन नियोजन अति आवश्यक है। इसमें आप थोड़ा सा बात और ऐड कर सकते हैं कि जिस देश का संसाधन नियोजन जितना अच्छा होगा, जितना अच्छा होगा उस देश का विकास उतना ही अधिक होगा। ठीक है, भारत में विकास का श्रेय नियोजन को दिया जाता है। भारत में विकास का श्रेय नियोजन को दिया जाता है। नियोजन को दिया जाता है। इस प्रकार से अगर आप इतना लिख देते हैं तो आपका पूर्ण रूप से क्या हो जाता है, एकदम सटीक, कोई दिक्कत। आप जो है आशा है कि आप इसको लिखिएगा और जो है आप रिवीजन मारिएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले टॉपिक में। ठीक है, तो वैसे देश में उपलब्ध संसाधनों का सही तरीके से उपयोग करके विकास किया जाना संसाधन नियोजन कहलाता है। किसी भी देश के विकास के लिए संसाधन नियोजन अति आवश्यक है। जिस देश का संसाधन नियोजन जितना अच्छा होगा उस देश का विकास उतना ही अधिक होगा। भारत में विकास का श्रेय नियोजन को दिया जाता है। ठीक है, अगला टॉपिक में हम लोग चलते हैं। चलिए अगला जो हमारा टॉपिक है कि भारत में संसाधन नियोजन। तो देखिए, नियोजन करने के लिए भी तो तरीका होना चाहिए। नियोजन करने के लिए हमारे पास तरीका होना चाहिए कि किस तरह से नियोजित किया जाएगा। तो उसके लिए सबसे पहला जो है, देखिए ध्यान से समझिएगा, संसाधन नियोजन एक जटिल प्रक्रिया है। संसाधनों को सही से उपयोग करना इतना आसान काम नहीं है, कठिन काम है ये। ठीक है, भारत में संसाधनों का जो वितरण है क्या है, समान रूप से नहीं है। संसाधन नियोजन के कुछ तरीके इस प्रकार है। भारत में जो संसाधन है एक ही जगह उपस्थित नहीं है, कहीं कुछ है कहीं कुछ है, जहाँ तहाँ है। तो उसको उपयोग करना, उसके लिए नियम कानून बनाना थोड़ा कठिन हो जाता है। ठीक है, एक जटिल काम हो जाता है। अगर आपके पास सब कुछ एक जगह रहे तो आपको कोई भी काम अगर करना है उसके लिए जो कुछ भी है सब एक जगह है तो आपको आसान लगेगा, लेकिन जहाँ तहाँ रहे तो आपको कठिन लगेगा। ठीक है, अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपका एक रूम में एक आपका जो है स्टडी टेबल है, आपका एक जो है क्या है, अलमारी है,
या अलमीरा है जिसमें आपका सारा कुछ रहता है पढ़ने वाला, तो आपको पढ़ने में मज़ा आएगा, आप जाइएगा तुरंत किताब निकालिएगा। लेकिन एक किताब कहीं और है, दो किताब कहीं और है, कॉपी कहीं और है, कलम कहीं और है, तो आपको पढ़ने में परेशानी, कभी आज यहाँ पढ़ना है, कभी कहाँ पढ़ना है। लेकिन आपका अगर सब कुछ अरेंज है बढ़िया से एक जगह, तो आपको पढ़ने में मज़ा आएगा। तो वही कह रहा है कि संसाधन जो है आपका नियोजन, संसाधन नियोजन एक जटिल प्रक्रिया है, क्योंकि भारत में जो है संसाधन का वितरण समान रूप से नहीं है। संसाधन नियोजन के कुछ तरीके, कैसे संसाधन को सही से उपयोग किया जा सकता है, उसके कुछ उपाय। तो देखिए, सबसे पहला है कि देश में उपलब्ध संसाधनों का सबसे पहले पता लगाना। देश में संसाधन कहाँ कहाँ है, पहले ये पता लगा लो। जैसे हमको कुछ करना है, कुछ खरीदना है या कुछ भी करना है, तो हम पहले सबसे पहले क्या करेंगे कि हम अपना जो है पैसा जो है चेक कर लेंगे, हमारे पास कितना पैसा है, तभी जो है कुछ कर पाएंगे। कहाँ कहाँ है, किस पॉकेट में है, किताब में है, कहाँ है, बढ़िया से खोज लेंगे। नहीं तो अब देखिए क्या कहता है, तो देश में उपलब्ध संसाधनों का पता लगाना, और पता लगाने के बाद उसे मानचित्र पर दर्शाना। अब देश का जो है संसाधन का उपयोग करना है, तो बहुत ज़्यादा संसाधन है और कहाँ कहाँ है की पता, तो क्या करेंगे, एक मैप बना देंगे और दर्शा लेंगे कि यहाँ यहाँ संसाधन है। इससे क्या होगा, हमको आसान, एक बार ऐसे देखे, अच्छा यहाँ इतना है, यहाँ इतना है, आसान होगा। ठीक है, तो पता लगाने के बाद उसे मानचित्र पर दर्शाना और गुण एवं मात्रा के आधार पर उसको मापना। अब ये पता लगने के बाद मानचित्र पर तो दर्शा लेना है, लेकिन साथ ही साथ उसका गुण और उसका मात्रा, मतलब किस क्वालिटी का है संसाधन और कितना मात्रा है, मतलब कितना संसाधन है, यह भी पता लगा लेना है। ठीक है, कितना, जैसे मान लीजिए कि कोयला पता लगा, तो कोयला पता लगा तो पहले ये पता लगा लेंगे कि कोयला किस क्वालिटी का है। कोयला का 4 प्रकार होता है। ठीक है, तो देखेंगे कि कौन सा कोयला है और कितना कोयला है और उससे कितना लाभ हो सकता है, तब ने हम सही से उपयोग कर पाएंगे। तो वही बात किया जा रहा है कि पता लगाने के बाद जो है उसे मानचित्र पर दर्शाना और गुण और उसकी मात्रा का जो है क्या करना, आधार पर मापना। अगला है समुचित विकास के लिए उचित तकनीक एवं कुशल मजदूर का विकास करना। अब उस संसाधन को अच्छा से उपयोग करना है, तो उसके लिए उचित तकनीक चाहिए। जो संसाधन है उस संसाधन को उपयोग करने के लिए उसी के अनुसार जो है आपका क्या चाहिए, तकनीक चाहिए, मशीन चाहिए, और उसको उपयोग करने के लिए कुशल मजदूर होना चाहिए। वह काम करने में सफल होना चाहिए ताकि संसाधन को वो बहुत बेहतर से उपयोग कर ले। अब जैसे मान लिया जाए हम पढ़ा रहे हैं, हमको पढ़ाने के लिए आ रहा है, और कोई जो है हमें क्या करे, कोई सुनार हमको जो है क्या करे, हम लोग जानते हैं कि सोना पिघला करके जो है उसका जेवर बनता है, इतना नॉर्मली सब जानते हैं। अब क्या करें कि हमको कलम छोड़ा के और उसके बाद कहे कि आइए सर, उसके बाद आप पिघलाइए और सोना बना दीजिए आपका जेवर। क्या बनाना संभव है? बिल्कुल संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि हम उसके लिए जो है हमारी जो कुशलता है उसमें नहीं है। अगर हम बनाने का प्रयास भी करेंगे तो बना नहीं पाएंगे, अब बन भी गया तो उपयोग के लायक नहीं बन पाएगा। क्या हुआ? समय भी बर्बाद और पैसा भी बर्बाद। लेकिन वही एक सुनार है, उसको तुरंत पिघलाएगा, बढ़िया से जोड़ दौड़ नहा जो है उसको जेवर पुराना है तो उसको नहा धो के एकदम नया कर देगा, चकाचक। हमरा देगा पिघला के जो है ओकरे में जो है उल्टा पुल्टा हो जाएगा, गिर गिर गया तो हो गया खत्म, जरी सूतर आवे करता है सोना। तो क्या हुआ? लेकिन वही चीज़ अगर सुनार है उसको हम क्या कर दें, बेचारा को पढ़ावे नहीं आता, उसको कलम पकड़ा दिया जाए तो वो आएगा, क्या पढ़ा पाएगा? सही से नहीं पढ़ा पाएगा। तो सबसे पहला देश में उपलब्ध संसाधनों का पता लगाना, दूसरा हो गया पता लगाने के बाद उसे मानचित्र पर दर्शाना और फिर उसके गुण और मात्रा के आधार पर उसका मापना। ठीक है, समुचित विकास के लिए मतलब सही से विकास हो तो उसके लिए जो है उचित तकनीक एवं कुशल मजदूर का विकास किया जाना चाहिए। जो संसाधन है उसके अनुसार जो है उसका तकनीक होना चाहिए उपयोग करने के लिए, और उसी के अनुसार जो है कुशल मजदूर होना चाहिए, मतलब उस काम को करने के लिए उस मजदूर को आना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक में हम लोग चलते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है, ध्यान से सुनिएगा, संसाधनों का संरक्षण। संसाधनों का संरक्षण, संसाधनों का संरक्षण, संसाधन मतलब मानव के उपयोग में आने वाला जैव या तो फिर अजैव।
संरक्षण के मतलब बचाव, संरक्षण के मतलब क्या, बचाव। तो संसाधनों को बचाना संसाधन संरक्षण कहलाता है, अगर साधारण भाषा में बोले तो, ठीक है। लेकिन देखिए इसको परिभाषित करेंगे तो कैसे, 2 नंबर में पूछता है, सुनिएगा। तो संसाधनों को नियोजित एवं विवेकपूर्ण तरीके से, संसाधनों को नियोजित एवं विवेकपूर्ण तरीके से, नियोजित के मतलब सही नियम कानून बना लेना है, अब विवेकपूर्ण मतलब सही से उपयोग करना है, ठीक है। अभी हम लोग पढ़े हैं, इसके पहले पढ़े ना, संसाधन जो है नियोजन, वही बात। तो संसाधनों को नियोजित एवं विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग किया जाना तथा वैसे संसाधन जो उपयोग के लायक नहीं है उसे उपयोग के लायक बनाना। देखिए अब संसाधन को बचाना है तो प्रयास हम लोग को ये करना होगा कि जो संसाधन उपयोग के लायक नहीं भी है तो उसको भी उपयोग के लायक बनाया जाना चाहिए। जैसे मान लिया जाए एक उदाहरण के तौर पर, अगर आपके पास जो है 2 गो नोट है, ठीक है, 100 टका का 2 नोट है, और 2 नोट में आपका एक नोट फटा हुआ है आधा, जो कि एकदम चलना नहीं, संभव नहीं है। दूसरा नोट एकदम चकाचक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी जाइए चलेगा। लेकिन एक नोट जो है फटा हुआ है। अब आप चाहते हैं कि हमारे पास जो है पैसा बचल रहे और सामान खरीदना आपको 100 रुपया के, तो अब क्या किए कि जो नयका नोट है उसको दे दिए, बाकी फटलका रख ले रह गए, और नहीं तो उसको फाड़ फूड़ के फेंक दिए, तो क्या हुआ, आपका 100 रुपया बर्बाद। लेकिन इतना आसानी से 100 रुपया बर्बाद होवे ले कोई बच्चा या कोई गार्जियन कोई देंगे नहीं, हम जानते हैं। अब वो की करेगा, उसको बढ़िया से एकदम फटलका के टेप मार के गोंद लगा के, तो नहीं हुआ तो जो है भात से साट के, चावल से, नहीं तो ओकरोस नहीं हुआ तो मार से, नहीं हुआ तो थोको साट दिया, कैसो करके जो है ओकरोस हुआ, फिर आयरन मार के खड़खड़ा दिया, किसी तरह से उसको मोर मार के अंधार पंधार हुआ संझिया, देखा कि कजा चल जाए कि वो चल जाए, और उसको क्या कर दिया, दे करके सामान ले लिया तुम। तो क्या हुआ कि जो फटा हुआ नोट था आप चलने के लायक नहीं था, लेकिन आयरन उरन मार के साट सूट के आप चलने के लायक बना दिए। अब आप जो है उस दुकानदार को दे दिए। अब वो दुकानदार भी किसी को दे देगा तो ले लेगा, क्योंकि पता ही नहीं चलेगा, खड़खड़ है ये, कोई देखेगा नहीं तो आराम से रख लेगा। तो क्या हुआ, आप उसको उपयोग के लायक बना दिए, तो आपके पास जो 100 रुपया था खड़खड़िया नोट, वो बचल रह गया कि नहीं, तो बचा हुआ नहीं। तो वही चीज़ तो कह रहे हैं कि जो उपयोग के लायक नहीं है उसको भी उपयोग के लायक बना देना। जैसे गंदा पानी हो गया, वो गंदा पानी है तो हम लोग उपयोग नहीं कर सकते हैं, लेकिन क्या करें कि गंदा हो भी और कुछ ऐसा मशीन बनाया जाए, गंदा पानी को तुरंत साफ कर दे, शुद्ध कर दे, एकदम पीने लायक, नहाने धोने लायक बना दे। तो क्या हुआ कि जो पानी बार बार हम ज़मीन से निकालते हैं, निकालने की ज़रूरत नहीं है, जो पानी हम उपयोग किए वो पानी के कहीं जमा होगा, उसी पानी को मशीन के द्वारा शुद्ध करके फिर से हमारे पास आ जाएगा, टंकी में भर देंगे, फिर से नहाए धोएंगे, खाए पिएंगे, ये चलते रहेगा। तो क्या होगा, जो नीचे का जो जल स्तर है वो बना रहेगा हमेशा के लिए। तो वही चीज़ हुआ। तो संसाधन संरक्षण से आप क्या समझते हैं, तो संसाधनों का नियोजित एवं विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग किया जाना तथा वैसे संसाधन जो उपयोग के लायक नहीं है उसे उपयोग के लायक बनाना, एवं अनवीकरणीय संसाधनों के स्थान पर नवीकरणीय संसाधनों का उपयोग किया जाना। अनवीकरणीय मतलब एक बार उपयोग करने के बाद नष्ट होगा, तो कोशिश करना चाहिए कि वैसा संसाधन अगर है अनवीकरणीय तो उसके स्थान पर कोई ऐसा संसाधन जो है अनवीकरणीय है तो उसके स्थान पर ऐसा कोई संसाधन नवीकरणीय संसाधन का उपयोग किया जाए जिससे कि काम चल जाए। तो क्या होगा, हमारा जो अनवीकरणीय संसाधन है वो बचा रह जाएगा। अब जैसे हमको उष्मा चाहिए, ठीक है, गर्मी, अब उष्मा चाहिए तो हम क्या करेंगे, कोयला जलाए। तो कोयला ना जला के हम क्या करेंगे, विद्युत के माध्यम से, हीटर, बहुत सारा ऐसा मशीन है जिससे उष्मा मिल सकता है, तो हम विद्युत के माध्यम से उष्मा प्राप्त कर लिए, तो हमारा जो कोयला है वो क्या हो जाएगा, बच जाएगा। तो क्या हुआ, ये संरक्षण ही तो हुआ, ठीक है। तो संसाधनों को नियोजित एवं विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग किया जाना, संसाधनों को नियोजित एवं विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग किया जाना तथा वैसे संसाधन जो उपयोग के लायक नहीं है, जो उपयोग के लायक नहीं है
उसको भी उपयोग के लायक बनाना एवं अनवीकरणीय संसाधनों के स्थान पर नवीकरणीय संसाधनों का उपयोग किया जाना संसाधनों का संरक्षण कहलाता है। VVI आपका ये टॉपिक है, आपका एग्जाम में आता है। तो वैसा संसाधनों को नियोजित एवं विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग किया जाना और वैसे संसाधन जो उपयोग के लायक नहीं है उसे भी उपयोग के लायक बनाना और अनवीकरणीय संसाधनों के स्थान पर नवीकरणीय संसाधनों का उपयोग किया जाना संसाधन संरक्षण कहलाता है। हमें आशा है कि आप इसको समझ गए होंगे। चलते हैं हम लोग अगले टॉपिक की ओर। देखिए अगला जो हमारा टॉपिक है कहता है कि संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है, मतलब संसाधन को बचा के रखना क्यों आवश्यक है। अब बचा के नहीं रखिएगा तो बाल बच्चा कैसे उपयोग करेगा। देखिए सुनिए, संसाधनों का संरक्षण, तो संसाधनों का संरक्षण अति आवश्यक है क्योंकि संसाधनों के अत्यधिक दोहन से हमारे पर्यावरण में अनेक प्रकार की समस्याएं जो है क्या होती है, उत्पन्न हो रही है। संसाधन को बहुत ज़्यादा उपयोग करने से हमारे पर्यावरण में अनेक प्रकार की समस्या उत्पन्न हो रहा है, ठीक है। जैसे पर्यावरण प्रदूषण, मृदा क्षरण, ओजोन क्षय, भूमंडलीय तापन, भूमि विस्थापन, अम्लीय वर्षा, उसके बाद असमयक मौसम परिवर्तन, ठीक है, असमयक मौसम परिवर्तन इत्यादि। संसाधनों के संरक्षण से ही इन समस्याओं से बचा जा सकता है। देखिए संसाधनों का संरक्षण अति आवश्यक है क्योंकि संसाधनों के अत्यधिक दोहन से हमारे पर्यावरण में अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो रही है। जैसे पर्यावरण प्रदूषण, हमारा पर्यावरण नष्ट हो रहा है। मृदा का क्षरण, मृदा का नष्ट होना, उपजाऊ शक्ति घटना, उसके गुणवत्ता में कमी आना। ओजोन का क्षय, ओजोन हमारा एक वायुमंडलीय परत है और यह जो है परावैंगनिक किरणों को हमारे धरती पर आने से रोकता है, ठीक है। इसे पृथ्वी का सुरक्षा कवच के नाम से भी जाना जाता है। भूमंडलीय तापन, भूमंडलीय तापन का मतलब हुआ कि पृथ्वी का जो सामान्य तापमान है उससे बहुत ज़्यादा बढ़ जाना। जैसे सामान्य तापमान 25-30 तक ठीक ठाक है, अगर इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा बढ़ जाए 30, 35, 40, 50, तब जो है धरती पर रहने वाला जो जीव जंतु है वो क्या हो जाएगा, त्राहिमाम मरने लगेगा। तो ये भूमंडलीय तापन हुआ, मतलब जितना तापमान होना चाहिए साधारण उससे अधिक ज़्यादा बढ़ जाना। अगला है भूमि विस्थापन, मतलब भूमि टूट करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर चल जाना। अम्लीय वर्षा, उसके बाद जो है असमयक मौसम परिवर्तन, वर्षा होना चाहिए वर्षा के समय में तो कुछ दिन बाद लेट होगा, धान रोपा पा जाएगा तब होगा, ठीक है। उसके बाद रोपे घड़ी जो है नहीं पड़ेगा, फिर जो है बीच में पड़ेगा खूब दहा बहा और फिर जो है सुखाड़ कर देगा। तो ये क्या है, असमयक मौसम परिवर्तन। तो ये सभी समस्या उत्पन्न होता है। तो इतना हम क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। साथ ही साथ संसाधन को बचा के रखना इसलिए आवश्यक है क्योंकि भविष्य के जो है भविष्य में उसका उपयोग किया जा सके, भविष्य में उसका उपयोग किया जा सके, और विकास किया जाए, ठीक है, विकास किया जा सके। ध्यान से सुनिएगा, संसाधनों का संरक्षण अति आवश्यक क्यों है। तो संसाधनों का संरक्षण अति आवश्यक है क्योंकि संसाधनों के अत्यधिक दोहन से हमारे पर्यावरण जो है में अनेक प्रकार की समस्या उत्पन्न हो रहा है। जैसे पर्यावरण प्रदूषण, मृदा क्षरण, ओजोन क्षय, भूमंडलीय तापन, उसके बाद आपका भूमि विस्थापन, अम्लीय वर्षा, असमयक मौसम इत्यादि। इन सभी समस्याओं से बचने के लिए संसाधनों का संरक्षण अति आवश्यक है। साथ ही साथ संसाधन को भविष्य में उपयोग किया जा सके और उससे जो है विकास किया जा सके, तो इसलिए संसाधनों को बचाकर रखना आवश्यक है। अगर आपको जो है आपके पास 100 रुपया है, आप एक ही दिन में उपयोग करके ख़त्म कर दीजिएगा, तब बिहान अगर ज़रूरत पड़ेगा, कल आपका ज़रूरत पड़ेगा तो आप क्या करिएगा। तो इसलिए कुछ संसाधन बचा कर रखेगा तो आगे काम आएगा, आगे भी विकास होते रहेगा। तो इस प्रकार से इसको लिख देना है, कोई दिक्कत। चलते हैं हम लोग अगला। देखिए अगला, डाकुओं का अर्थव्यवस्था। डाकू और चोर आप लोग जानते होंगे। डाकू और चोर, चोर के मतलब जो चुप के चोरी करे वो चोर, और डकैत के मतलब कह के चोरी करे कि चोरा चोरा ये बहुत रहे जो
ठीक है, एकदम ऐसे एकदम छतिया ठोक के पोस्टर मार दिया कि फलनमा के घर में जो है चोरी होगा, नहीं तो फलनमा घर जो है तोर बेटा किडनैप हो जाएगा, ये डकैती हुआ कह के। ठीक है, तो अब देखिए डाकू क्या करता है, जैसे तैसे उपयोग करेगा कोई भी चीज़। जैसे चोर आता है या डाकू आता है तो क्या करता है कि मेन चीज़ जो है घर से लेगा, सोना चांदी जेवर जड़सिया और लेके निकल जाएगा। बाकी बक्सा पेटी कपड़ा लत्ता सगरो फेंक फाक के जाएगा। ठीक है, गेहूँ चार सब छीट छाट देगा। अगर गेहूँ चार जो है जेवर जठिया के साथ साथ गेहूँ चार, उसके बाद जो है आपका कपड़ा लत्ता भी ले जाएगा तो कुछ फ़ायदा होगा कि नहीं? लेकिन क्या कर देता है, जैसे तैसे फेंक देता है। कुछ फ़ायदा के चक्कर में रहेगा तो पूरे फ़ायदा होकर चल जाएगा। गलती से धरा गया तो उसे है समझे में आ जाएगा, उसको सब फायदा निकाल देगा। तो इसलिए वो जैसे तैसे उपयोग करता। तो डाकू के मतलब हुआ आधा उपयोग करना, कुछ उपयोग करना और कुछ बर्बाद कर देना। ठीक है, तो देखिए मानव एवं तकनीक, मानव एवं तकनीक की श्वसनात्मक दोहन प्रवृत्ति, मानव एवं तकनीक के श्वसनात्मक दोहन प्रवृत्ति को डाकुओं का अर्थव्यवस्था कहा जाता है। मानव एवं तकनीक का श्वसनात्मक दोहन प्रवृत्ति को डाकुओं का अर्थव्यवस्था कहा जाता है। मानव एवं तकनीक के श्वसनात्मक दोहन प्रवृत्ति अर्थात संसाधनों का अविवेकपूर्ण उपयोग, अविवेकपूर्ण उपयोग डाकुओं का अर्थव्यवस्था कहा जाता है। ठीक है, लिखेंगे मानव एवं तकनीक के श्वसनात्मक दोहन प्रवृत्ति अर्थात संसाधनों का अविवेकपूर्ण उपयोग किया जाना डाकुओं का अर्थव्यवस्था कहलाता। मतलब कुछ उपयोग किया और कुछ बर्बाद कर दिया। उपयोग करे लेबे नहीं किया, जैसे तैसे जो है उपयोग करके बर्बाद कर दिया। कुछ उपयोग किया कुछ बर्बाद कर दिया, तो ये जो है आपका डाकुओं का अर्थव्यवस्था कहलाता है। तो लिख लेंगे आप लोग। अगला है हमारा सतत विकास। सतत मीन्स होता है लगातार, सतत मीन्स लगातार, सतत मीन्स लगातार। अब विकास मीन्स हम बताए सकारात्मक परिवर्तन, सकारात्मक परिवर्तन, सकारात्मक परिवर्तन। सकारात्मक परिवर्तन के मतलब हुआ कि पहले से बेहतर हो जाना, पहले से क्या हो जाना, बेहतर हो जाना। तो सतत विकास के मतलब हुआ लगातार सकारात्मक परिवर्तन होते रहना, मतलब लगातार जो है बेहतर होते रहना। लगातार क्या होते रहना, बेहतर होते रहना, मतलब बेहतर जो है बदलाव आते रहना, सही बदलाव आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए इसका परिभाषा अगर हम लोग लिखेंगे तो विकास की वैसी प्रक्रिया जिसमें बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए, विकास की वैसी प्रक्रिया जिसमें बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए, वर्तमान में संसाधनों का उपयोग करके विकास किया जाए और कुछ संसाधन भविष्य के लिए बचाकर रखा जाए, कुछ संसाधन भविष्य के लिए बचाकर रखा जाए, तो उसे जो है सतत विकास कहा जाता है। देखिए अब हमारे पास मान लिया जाए कि कुछ संसाधन है, तो विकास करने के लिए दो बात, एक तो आपका कुछ संसाधन को आपको वर्तमान में उपयोग करना होगा, क्योंकि कुछ ज़रूरत का सामान लाना होगा, कुछ जो है आपका पूंजी लगाना होगा, ताकि फिर से उससे जो है पुनः जो है आमदनी किया जाए। तो पहली बात तो कुछ उपयोग करना होगा और साथ ही साथ कुछ बचा कर रखना है कि जब नए हमारे पास रहेगा संसाधन, नए आया, नए लाभ हुआ, तब हम जो बचा हुआ पैसा है उससे हम क्या करें, उपयोग करें और उससे हमारा विकास होते रहे। ठीक है, जैसे अगर मान लिया जाए आज 100 रुपया आ रहा है, तो क्या करना चाहिए कि 50 रुपया, 80 रुपया, आपका जितना हो सके 50 से 80 रुपया आप उपयोग किए और 20 रुपया से 30 रुपया बचा के रखें, ताकि आपको अगर कल नहीं आया तो उस 20-50 जो बचा के रखे, कल उसका उपयोग करके आप अपना काम चला सकें, खा सकें, रह सकें, कुछ काम पड़ जाए तो उसका जो है उपयोग करके आप करवा सकें। तो इससे आपका लगातार विकास होते रहेगा। तो विकास की वैसी प्रक्रिया जिसमें बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए, वर्तमान में संसाधनों का उपयोग करके विकास किया जाए और कुछ संसाधन भविष्य के लिए बचाकर रखा जाए,
आने वाले पीढ़ी के लिए, बाल बच्चा के लिए, ठीक है। तो कुछ संसाधन भविष्य के लिए बचा कर रखा जाए तो उसे जो है आपका सतत विकास कहा जाता है। विकास की वैसी प्रक्रिया जिसमें बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए वर्तमान में संसाधनों का उपयोग करके विकास किया जाए तथा कुछ संसाधन को भविष्य के लिए बचाकर रखा जाए या अगले पीढ़ी के लिए बचाकर रखा जाए तो उसे जो है आपका सतत विकास कहा जाता है। अगला जो है हमारा टॉपिक, चलिए अगला टॉपिक हमारा देखिए है संसाधन का वर्गीकरण तो पढ़ ही लिए। अब हम लोग पढ़ रहे हैं प्रथम पृथ्वी सम्मेलन। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन पृथ्वी को बचाने से संबंधित ये सब है, हमारे पर्यावरण को बचाने से संबंधित है ये सब, ठीक है। कहता है तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था इसका आयोजन 3 जून 1992 ईस्वी, 3 से 14 जून, ठीक है, 3 से 14 जून तक ये सम्मेलन चला था। तो 3 से 14 जून 1992 ईस्वी को रियो डी जेनेरो ब्राज़ील में जो है किया गया था। क्वेश्चन आएगा कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, तो 3 से 14 जून 1992 ईस्वी को रियो डी जेनेरो ब्राज़ील में, रियो डी जेनेरो ब्राज़ील में। अगला है कि इसमें विकसित एवं विकासशील देश, इसमें विकसित एवं विकासशील देश के लगभग 178 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था पृथ्वी से जुड़ी बातों के लिए, पृथ्वी को बचाने के लिए, तो ये हुआ था कब, तो 3 से 14 जून 1992 ईस्वी को। कहाँ हुआ था, तो रियो डी जेनेरो ब्राज़ील में हुआ था। इसमें कितना देश के लोग भाग लिया था, कितना प्रतिनिधि था, तो 178 प्रतिनिधि था विकसित और विकासशील देश के। अगला है कि इस सम्मेलन में जो है क्यों सम्मेलन हुआ था, ये सम्मेलन का उद्देश्य क्या था, तो सबसे पहला ग्लोबल वार्मिंग, वन संरक्षण, जैव विविधता, कार्यक्रम 21 एवं रियो घोषणा पत्र पर समझौता किया गया। इसमें काम क्या हुआ, तो इसमें जो है बात किया गया ग्लोबल वार्मिंग, मतलब पृथ्वी का जो तापमान है इसी को कहते हैं भूमंडलीय तापन। ग्लोबल जो वार्मिंग है इसकी जो पूरा पृथ्वी का जो तापमान बढ़ रहा है उसको कम कैसे किया जाए उस पर विचार विमर्श हुआ। वन संरक्षण, वन पेड़ पौधों को कैसे बचाया जाए ताकि हमारा पृथ्वी बचा रहे। जैव विविधता, बहुत सारा जीव नष्ट हो रहा है, पेड़ पौधा नष्ट हो रहा है, तो सभी जीव बचा होना चाहिए ताकि उस जो अन्योन क्रिया है, एक दूसरे के बीच का जो संबंध का क्रिया है वो होते रहेगा, तभी हमारा पृथ्वी सुरक्षित रहेगा, ठीक है। तो जैव विविधता को कैसे जो है सुरक्षित रखना है। कार्यक्रम 21, इसमें 21 को काम था, तो कार्यक्रम 21 पर विचार करना था और रियो घोषणा पत्र, इन सभी चीज़ों पर समझौता करना था, ठीक है। तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 3 से 14 जून 1992 ईस्वी को रियो डी जेनेरो में आयोजित किया गया था। इसमें विकसित एवं विकासशील देशों के 178 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था और इस सम्मेलन में ग्लोबल वार्मिंग, वन संरक्षण, जैव विविधता, कार्यक्रम 21 एवं रियो घोषणा पत्र पर समझौता किया गया था। तो आप इसको जो है लिख लीजिएगा, 1 से 2 बार पढ़िएगा। चलिए अगला जो है हमारा दूसरा पृथ्वी सम्मेलन, ठीक है। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था 23 से 27 जून, ठीक है, 23 से 27 जून 1997, ये जो है आपका 5 साल के बाद, ठीक है। तो 23 से 27 जून 1997 ईस्वी को न्यूयॉर्क में किया गया था। इसका जो आयोजन किया गया था, इसका आयोजन 23 से 27 जून 1997 ईस्वी को न्यूयॉर्क में जो है किया गया था और यह जो है प्रथम पृथ्वी सम्मेलन के कई साल बाद, 5 साल के बाद, ठीक है। चलिए अगला है, इसका जो है आयोजन प्रथम पृथ्वी सम्मेलन के 5 वर्ष के बाद किया गया था, इसलिए इसे जो है +5 सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता। क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि +5 सम्मेलन के नाम से किसे जाना जाता है, तो द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन को +5 सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला जो हमारा है, आइए ये सब में कुछ है नहीं तो आप जो है 1 से 2 बार पढ़िएगा इसको, ठीक है। इसका आयोजन जो है तृतीय पृथ्वी सम्मेलन, तो इसका आयोजन जो है आपका 26 अगस्त से 4 सितंबर, 26 अगस्त से 4 सितंबर 2002 को जोहान्सबर्ग में किया गया था। 26 अगस्त से 4 सितंबर 2002 को जोहान्सबर्ग में इसका आयोजित किया गया था। इसमें जो है विकसित और विकासशील देशों के लगभग 2000 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। 1 दूना है 2000 प्रतिनिधि इसमें भाग लिया था। इस सम्मेलन में पर्यावरण संबंधी 150 धाराओं पर विश्व स्तरीय सहमति तैयार करना था, लेकिन इस सम्मेलन का कोई परिणाम नहीं निकला। इतना आदमी हो गया कि ढेर आदमी भीड़ लगभग पंचायती हो, ठीक है। तो इस सम्मेलन में पर्यावरण से संबंधी जो है 150 धारा, 150 चीज़ों पर जो है विचार विमर्श करना था।
लेकिन इसमें कोई फ़ायदा नहीं हो पाया। तो सबसे पहले जो है तृतीय पृथ्वी सम्मेलन तो 26 अगस्त से 4 सितंबर 2002 को हुआ था जोहान्सबर्ग में। पहला पूछेगा तो 3 से 14 जून 1992 ईस्वी को रियो डी जेनेरो ब्राज़ील में। दूसरा जो हुआ आपका 23 से 27 जून 1997 ईस्वी को आपका न्यूयॉर्क में। तीसरा आपका हो गया 26 अगस्त से 4 सितंबर 2002 को जोहान्सबर्ग में। इसमें कै प्रतिनिधि भाग लिया था? तो 2000 प्रतिनिधि। +5 सम्मेलन के नाम से किसे जाना जाता है? तो द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन को जाना जाता है। चलिए अगला देखिए कार्यक्रम 21, एजेंडा 21 भी इसको कहते हैं, ठीक है। कार्यक्रम 21 या एजेंडा 21। तो देखिए कार्यक्रम 21 जो है आपका, कार्यक्रम 21 जो है 800 पेज का एक घोषणा पत्र था। कार्यक्रम 21 जो था उसमें 800 पेज का एक घोषणा पत्र बनाया गया था, जिसमें सतत विकास के लिए 21 कार्यक्रम को स्वीकृत किया गया था। जिससे सतत विकास कैसे होगा उसमें 21 गो कार्यक्रम बताया गया था कि 21 काम करना होगा जिससे हमारा सतत विकास होगा। और था कितना पेज का एजेंडा 21? 800 पेज का। और कई गो कार्यक्रम उसमें था? तो 21 गो कार्यक्रम था, ठीक है। इसमें होने वाले खर्च का जो वहन करने के लिए विश्व पर्यावरण कोष की स्थापना किया गया था। कार्यक्रम 21 में होने वाले जो खर्च था उसका खर्च उठाने का जो संस्था बनाया गया था, विश्व पर्यावरण कोष का स्थापना किया गया था। यह कार्यक्रम जो है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास के देख रेख में जो है प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में अध्यक्षों के द्वारा स्वीकृत किया गया था। यह कार्यक्रम अभी हम पढ़े थे, ठीक है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में कि कार्यक्रम 21 को स्वीकृत करना। तो कार्यक्रम 21 की जो स्वीकृति दिया गया था प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में, ठीक है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में जो भी अध्यक्ष थे उनके द्वारा इसको स्वीकृत किया गया था। मतलब इसको स्वीकार किया गया था कि इसको लाया जाए, ठीक है। इसका खर्चा बल के उठाएगा तो इसके लिए विश्व पर्यावरण कोष बनाया गया, ठीक है। और ये था कितना पेज का? तो 800 पेज का। इसमें कार्यक्रम कई गो बनाया गया था? 21 कार्यक्रम था, जिससे हमारा सतत विकास होगा। तो इस जो है कार्यक्रम 21 की स्वीकृति किसने दिया? तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन के अध्यक्ष, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन के अध्यक्ष। कोई दिक्कत? चलिए अगला हमारा देखिए क्योटो सम्मेलन, ठीक है। तो क्योटो सम्मेलन, इसका जो आयोजन हुआ था दिसंबर 1997 ईस्वी में पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए। क्योटो सम्मेलन जो है कब हुआ था? तो दिसंबर 1997 को, पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए। और ये जो हुआ था जापान के क्योटो शहर में, जापान के क्योटो शहर में, इसीलिए इसका नाम पड़ा क्योटो सम्मेलन। इसमें जो है 159 देश भाग लिया था। क्योटो सम्मेलन क्यों हुआ था? तो पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए। कब हुआ था? तो दिसंबर 1997 को। कितने देश भाग लिए थे? तो 159 देश भाग लिए थे। कहाँ हुआ था? तो जापान के क्योटो शहर में हुआ था। कोई दिक्कत? चलिए अगला देखिए क्योटो सम्मेलन, ठीक है। क्योटो सम्मेलन 2 पॉइंट हम लोग अभी पढ़े, उसके बाद जो है तीसरा उसमें नहीं हटा था। तो और क्या इसका जो है मुख्य उद्देश्य था? ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो है 6 गैस को जिम्मेदार बताया गया था, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, परफ्लोरोकार्बन, सल्फर हेक्साक्लोराइड, इन 6 गैसों को जिम्मेवार माना गया। मतलब ग्लोबल वार्मिंग मतलब पृथ्वी के जो भूमंडलीय जो तापन है, पूरा पृथ्वी का जो तापमान बढ़ रहा है बल, इसके लिए कई गो गैस जिम्मेदार? कई गो? तो आपका जो है 6 गैस जिम्मेदार। कई गैस? 6। CO2, मीथेन, N2O, HFC, परफ्लोरोकार्बन और सल्फर हेक्साक्लोराइड, 6 गैस। तो 6 गैसों को जो है जिम्मेवार माना गया। इसके उपयोग में कटौती पर सहमति बना। मतलब इन गैसों को जो है इतना ज़्यादा जो पर्यावरण में उत्सर्जित हो रहा है, इस पर कटौती बल किया जाए, इसको कम किया जाए। पर्यावरण में इतना जो है कोई भी ऐसा काम ना करें कि ये सब गैस जो है पर्यावरण में उत्पन्न होकर आवे। तो ये सहमति बना कटौती पर। यूरोपीय संघ जो है ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन पर 8%, संयुक्त राज्य अमेरिका 7% और
जापान जो है 6% गैस की कटौती पर सहमत हुए। ये 6 गैस को ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। ठीक है, कौन गैस? तो ग्रीन हाउस गैस 6 गो, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, N2O, HFC, परफ्लोरोकार्बन, सल्फर हेक्साक्लोराइड, ये 6 गैस जो है, तो इन सभी में कटौती पर जो है सहमति बना, और जिसमें आपका यूरोपीय संघ 8%, अमेरिका 7% और जापान जो है 6% कटौती करने पर सहमत हो। मतलब बल इतना ज़्यादा हम क्या करेंगे, इसको कम करने के प्रयास करेंगे। और इसे जो है विश्व पर्यावरण सम्मेलन या ग्रीन हाउस सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। इसे जो है विश्व पर्यावरण सम्मेलन या ग्रीन हाउस सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। अगला टॉपिक में हम लोग आइए, चलिए अगला टॉपिक हमारा जो है ये चैप्टर पूर्ण रूप से क्या हो गया, कंप्लीट। अब हमारा आ गया क्या, ऑब्जेक्टिव। तो देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव फटाफट। कहता है संसाधन होते नहीं बनते हैं। संसाधन होते नहीं बनते हैं किसने कहा था? तो जिमरमैन जो है कहा था। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को कितने भाग में बांटा गया है? तो 2 भाग में बांटा गया है। हम बताए कि जिसमें उ लगल रहेगा तो दू दू हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला कहता है कि उत्पत्ति के आधार पर कई भाग में? तो 2 भाग में। स्वामित्व के आधार पर कितने भाग में? तो 4 भाग में। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि विकास स्तर के आधार पर संसाधन को कितने भागों में बांटा गया है? तो 4 भागों में। किसने कहा था कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ नहीं है? तो ये बात कहे थे महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रमुख नेता जो थे मेधा पाटेकर थे। के थे वो? तो आपका मेधा पाटेकर थे। चिपको आंदोलन के मुख्य नेता कौन थे? तो सुंदरलाल बहुगुणा। चिपके का मन करेगा तब जब सुंदर रहेगी तब, तो सुंदर रहेगी तो चिपके का मन करेगा। तो सुंदर से हो गया सुंदरलाल बहुगुणा, चिपकना तो जो है आपका क्या होगा, चिपको आंदोलन। चिपकेगा कब? जब सुंदर रहेगा तब। तो चिपको आंदोलन के जो है नेता कौन? सुंदरलाल बहुगुणा, सुंदरलाल बहुगुणा। और नर्मदा बचाओ आंदोलन के जो नेता थे मेधा पाटेकर। चलिए अगला क्वेश्चन में ये सर्वप्रथम विश्व स्तर पर संसाधन संरक्षण का विचार जो है किसने रखा और कब? तो क्लब ऑफ रोम ने जो है सर्वप्रथम विश्व स्तर पर संसाधन संरक्षण का विचार रखा। कब रखा? तो 1968 ईस्वी में। स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक के लेखक कौन है और इसका प्रकाशन कब हुआ? तो स्मॉल इज ब्यूटीफुल के जो लेखक हैं ये प्रकाशक जो हैं सुमशेर हैं। और कब ये प्रकाशित हुआ? तो 1974 ईस्वी में। अगला है विश्व शिखर सम्मेलन कब और कहाँ हुआ? विश्व शिखर सम्मेलन कब और कहाँ हुआ? तो 1972 ईस्वी में स्कॉटहोम में। विश्व शिखर सम्मेलन कब और कहाँ हुआ? तो 1972 ईस्वी में स्कॉटहोम में। अगला है कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? इसका शुरुआत कब से हुआ? तो पर्यावरण दिवस जो मनाया जाता है आपका 5 जून को। और 1972 के विश्व शिखर सम्मेलन के बाद ये मनाया जाना शुरू हुआ। ठीक है, पर्यावरण दिवस जो मनाया जाना शुरू हुआ कब से? तो 1972 के विश्व शिखर सम्मेलन के बाद से। कब मनाया जाता है? तो आपका 5 जून को। चलिए अगला क्वेश्चन में आइए। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो है कब और कहाँ हुआ? तो 3 से 14 जून 1992 ईस्वी को रियो डी जेनेरो ब्राज़ील में। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो 178 प्रतिनिधि ने भाग लिया था। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कब और कहाँ हुआ? तो 23 से 27 जून 1997 ईस्वी को न्यूयॉर्क में हुआ था। अगला है कि द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन को किस नाम से जाना जाता है? तो +5 सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। क्योटो सम्मेलन कब और कहाँ हुआ? तो दिसंबर 1997 को जापान के क्योटो शहर में हुआ था, क्योटो नामक शहर में। और क्योटो सम्मेलन में कितने देश भाग लिया था? तो 159 देश भाग लिया था। ग्लोबल वार्मिंग के लिए कितने गैसों को जिम्मेवार माना गया है? तो 6 गैसों को। क्योटो सम्मेलन को किस नाम से जाना जाता है? तो विश्व पर्यावरण सम्मेलन या ग्रीन हाउस सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो अनवीकरणीय संसाधन है। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? तो आपका पुनः पूर्ति योग्य या नवीकरणीय संसाधन है। अगला कहता है कि तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है? तो 200 किलोमीटर। 200 किलोमीटर। क्वेश्चन आता है कि अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र किसे कहते हैं? तो तटीय सीमा रेखा
से 200 किलोमीटर तक का क्षेत्र जो है अब्रजक आर्थिक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। डाकों की अर्थव्यवस्था का संबंध है संसाधनों के अनियोजित विदोहन से। संसाधनों के अनियोजित विदोहन से मतलब जैसे तैसे उपयोग जब करता है तो उसी को डाकों का अर्थव्यवस्था कहा जाता है। इस प्रकार से हमारा ये ऑब्जेक्टिव हो गया, ये हमारा सेट हो गया। तो सेट आप जो है क्या करिएगा, ऐसे भी बन जाएगा। उत्पत्ति के आधार पर कितने भागों में, तो 2 भाग में। अगला है उपयोगिता के आधार पर संसाधन को कितने भागों में, तो 2 भागों में। अगला है स्वामित्व के आधार पर कई भाग में, तो 4 भाग में हो जाएगा। अगला देखिए विकास स्तर के आधार पर तो कई भाग में, 4 भाग में। अगला क्वेश्चन कहता है कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 जून को मनाया जाता है। अगला नर्मदा बचाओ आंदोलन की शुरुआत किसने किया था, तो नर्मदा बचाओ आंदोलन का शुरुआत जो किए थे मेधा पाटेकर किए थे। चिपको आंदोलन की शुरुआत किसने किया था, तो चिपकेगा कब, जब सुंदर रहेगा तब, तो चिपको आंदोलन के सुंदरलाल बहुगुना। अगला प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ, तो 3 से 14 जून 1992 ईस्वी को। अगला कहता है द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ, तो आपका 23 से 27 जून 1997 ईस्वी को। अगला जो है आपका तृतीय पृथ्वी सम्मेलन जो है, तृतीय पृथ्वी सम्मेलन 23 से 27 नहीं सॉरी तृतीय पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ आपका क्या, तो 26 अगस्त से 4 सितंबर 2002 को। द्वितीय जो हुआ आपका 23 से 27 जून 1997 को, ठीक है। तो द्वितीय है ना, तो ठीक है ये। अगला है तृतीय, तो तृतीय आपका हो जाएगा 26 अगस्त से 4 सितंबर 2002 को। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरो में हुआ था। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो आपका न्यूयॉर्क में हुआ था। तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो आपका जोहान्सबर्ग में हुआ। तो इस प्रकार से हमारा ये चैप्टर जो है पूर्ण रूप से कंप्लीट, जितना हम आपको बता दिए, आपका इतना अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्त साथी को शेयर करिए और उनको जोड़ने का प्रयास करिए। हम जो है और बेहतर कंटेंट लाने का प्रयास करेंगे। आपको अगर जो है इस तरह का ये पूरा PDF नोट्स चाहिए तो हमारे जो है नंबर पर संपर्क करें, और हमारा ये नंबर है, ठीक है। हमारे इस नंबर पर आप व्हाट्सअप करें। आपको जो है 808432 0762, इस नंबर पर आप जो है व्हाट्सअप या कॉल कर सकते हैं, और आपको जो है अगर नोट्स PDF चाहिए तो आपको जो है मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना है, मिलते हैं अगले वीडियो में। लव यू, बाय बाय, टाटा, थैंक यू।